तो छोड़ दो, इकोनॉमिक्स में रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इकोनॉमिक्स आपको एकदम फ़ील करा दूँगा। अगर आपने इतनी चीज़ कर ली और दिखाना कि इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, क्यों पढ़ना है चीज़ों को, खोलो दिमाग। इकोनॉमिक्स का दिल है डिमांड एंड सप्लाई। जिस बैंक में पैसा जमा कर दूँ, मोदी जी पे ज़्यादा भरोसा है मेरा। मोदी जी क्या कर रहे हैं, इनको कागज़ दे रहे हैं। सलमान खान ने मोदी जी को लोन दिया है। सलमान Hey everyone, welcome to Dr. UPSC. In this lecture, we are going to start ये हमारा पहला लेक्चर है, पहला इंटरेक्शन है फॉर्मली प्री कॉल के कोर्स में। तो मैं आपको बता दूं कि प्री कॉल के थ्रू आप प्रीलिम्स 2025 लिखोगे और लिखोगे दिस इज गोइंग टू बी योर बेस्ट प्रीलिम्स एवर, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो यहाँ पे हम कवर नहीं करेंगे और इस तरीके से कवर करेंगे कि साइंटिफिक एक टेक्निकल वे में कवर करेंगे। ओके, सिस्टमैटिक साइंटिफिक वे में कवर करेंगे। अब पहली चीज़, ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दिस इज अ फाउंडेशन चल रहा है अभी आपका। फाउंडेशन विल गो फॉर 20-25 आवर्स, मतलब 20-25 दिन मान लो, मोटा-मोटा इस तरीके से चलेगा। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि फाउंडेशन में क्या कवर करना है, हमें बेसिक कवर करना है। दिस इज अ फाउंडेशन कोर्स। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग एडवांस। अगर ये रखते हो कि रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, कौन सेट करेगा, ये सब तो करना ही है। लेकिन ये करोगे तो एग्जाम में यूपीएससी के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होंगे। इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन द एक्चुअल एग्जाम, आपको क्या करना है, आपको इकोनॉमिक्स का जिस्ट समझना है। क्यों भाई? क्योंकि इकोनॉमिक्स इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग एवरी डे यार। आप जाते हो सब्जी खरीदने, तो दैट इज आल्सो इन इकोनॉमिक्स। एवरीथिंग यू सी इज इकोनॉमिक्स। यू आर कंज्यूमिंग नेटफ्लिक्स, इकोनॉमिक्स है। यूट्यूब इज इकोनॉमिक्स, जैसे बिहेवियर इकोनॉमिक्स। आप उसके कंज्यूमर हो, यूट्यूब कंज्यूम करते हो तो, क्योंकि आपके कंजम्पशन पे वो ऐड चलाता है और पैसे कमाता है, वो लेता है बिजनेस ओनर से पैसे। तो एवरीथिंग यू सी अराउंड एनीथिंग दैट इज इकोनॉमिक्स। ओके, तो इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट along with geography which you can study for यूपीएससी prelims examination और मेंस एग्जामिनेशन for that matter। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी होगी। लेकिन एक चीज आज एकदम आप इसको छोड़ दो, इकोनॉमिक्स में रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैं इकोनॉमिक्स आपको एकदम फील करा दूंगा। आई विल मेक यू फील द इकोनॉमिक्स एक एक चीज को। ठीक है, बट आई वुड वांट यू टू दिमाग को खोलो। आई जस्ट वांट टू ओपन योर माइंड। तो इस लेक्चर का बेसिक एजेंडा क्या है पता है आज के लेक्चर का? टू ओपन योर माइंड, आपको क्लैरिटी देना, आपको दिखाना कि इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, क्यों पढ़ना है चीजों को। तो आई वांट यू टू गिव द क्लैरिटी, लेकिन क्लैरिटी तब तक नहीं है जब तक आप कोकून में बंधे रहोगे। सोचो, खोलो दिमाग को। ठीक है, अब दिमाग को खोलने के लिए मैं क्या करना है हमें, ये बेसिक फाउंडेशन लेक्चर, इकोनॉमिक फाउंडेशन का ये बेसिक लेक्चर है, दैट इज लेक्चर 1। ठीक, अब मेरे को अगर दिमाग खोलना है आपका, तो मैं लेट मी डिस्कस पहले कि दिमाग खोलने से पहले मैं इस लेक्चर के एजेंडा में क्या-क्या डिस्कस करूँगा। ठीक है? तो पहले देखते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर का एजेंडा देख लो, एजेंडा ऑफ टुडेज़ लेक्चर। ठीक है? 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर रहेगा, चुपचाप से बैठ जाओ, किताब किताब कॉपी लेके। ठीक है? सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग पीवाईक्यू का ट्रेंड, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आए तो पता चले इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है? एक एक ब्रीफ स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक्स कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है? और फिर हमारे पास क्या स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करनी चाहिए, एनसीईआरटी का क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये बात करने के बाद देन वी विल टॉक अबाउट, फाइनली विल टॉक अबाउट क्या यार, अपना फाइनल हम लोग चलेंगे जर्नी। ये जर्नी क्या है? जर्नी टू अंडरस्टैंड एंड फील इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी। एक बात ध्यान रखना, जब मैं इकोनॉमिक्स बोलता हूँ और इंडियन इकोनॉमी बोलता हूँ, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत की जरूरत नहीं, टेंशन की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है? तो टॉक अबाउट पीवाईक्यू का ट्रेंड, स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है, बुक्स क्या फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी क्या देखना है। तो दिस इज पहले बात करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक्स का। आई विल गिव यू द ओवरव्यू एंड देन कल के लेक्चर से विल स्टार्ट विद द बेसिक बेसिक चीजें ऑफ एवरी चैप्टर्स। ठीक है? तो आज आई गिव यू द ओवरव्यू कि किस तरीके से हमें फील करना है। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट दैट इज योर पीवाईक्यू का ट्रेंड। ठीक है? मैं अगर पीवाईक्यू के बारे में बात करूं तो मैं लेट अस डिस्कस द पीवाईक्यू का ट्रेंड फ्रॉम 2018 से लेके 2023 तक का कितने क्वेश्चंस आए हैं आपके इकोनॉमिक्स से। ठीक है? मैं रिवर्स ऑर्डर में चलता हूँ। तो लेट्स से कि मैं अगर 2023 के बारे में बात करता हूँ, तो 2023 में इससे आए हैं आपके 14 क्वेश्चंस। ठीक? मैं अगर 2022 के बारे में बात करता हूँ, इससे आए थोड़े, इसमें इसमें बहुत क्वेश्चन पूछ लिया इस दिन, 2020 में 18 क्वेश्चन पूछ लिए। फिर आते हैं 2021 में। 2021 में आपसे पूछा है इसने 10 क्वेश्चन, थोड़ा कम पूछा बट ऑलमोस्ट आ रहा है। ठीक है? 2020 में चले जाओ, पूछा आपसे 2020 में 15 क्वेश्चन। 2019 में चले जाओ, आपसे मोर और लेस मुझे लगता है कि 14 क्वेश्चन के आसपास में आपसे पूछा है इसमें। ठीक है? और 2018 में आ जाओ, तो 2018 में आपसे 18 क्वेश्चन अगेन पूछे हैं इसमें। ठीक है? तो कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? 14, 18 देन 15, 14, इसका अगर एवरेज निकालोगे तो एवरेज विल कम अराउंड 15 क्वेश्चंस। तो 15 क्वेश्चन तो आपके हर साल आने हैं इससे, हाँ कि ना? तो मेरे को 15 क्वेश्चन ये दे रहा है एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में, 15 क्वेश्चन दे रहा है।
इस 15 क्वेश्चन को प्रिपेयर कैसे करना है? इस 15 क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए मैं बता देता हूँ आपको। आपके लिए जो क्लास का लेक्चर होगा, क्लास का लेक्चर फॉलोड बाय क्लास का नोट्स, ठीक है? और इसको सप्लीमेंट कर लोगे जो मैं ओजी नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा आपको। और डेली जो आपको डीपीपी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम उसको लगाओगे और आप जो वीकली आपका जो टेस्ट होगा, वीकली आप जो होगा टेस्ट, वो टेस्ट दोगे, ठीक है? इतनी चीज़ अगर आपने कर ली और इसके अलावा ऑफ कोर्स लास्ट में जो मैं करंट अफेयर आपको कराऊँगा, करंट अफेयर जो कराऊँगा वो। अगर आपने इतनी चीज़ कर ली और जो पीवाईक्यूज़ बोलोगे इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं क्लास में डिस्कस कर दूँगा, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने इतना कर लिया कि अच्छा, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह डिस्कस होगा, ये एडवांस में डिस्कस होगा। तो क्लास के लेक्चर कर लिए, उसके बाद जो नोट्स प्रोवाइड करा गया वो पढ़ लिया। ये सब नोट्स वगैरह ये सब भूल जाओ, ये सब अभी कुछ नहीं करना है। ये सब फाउंडेशन में नहीं होगा, ये सब एडवांस में होगा। फाउंडेशन में सिर्फ क्लास लेक्चर और क्लास नोट्स। तो पूरे फाउंडेशन के लेक्चर में चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ें, चाहे ज्योग्राफी, चाहे जो भी पढ़ें, उसमें हम लोग क्लास लेक्चर और क्लास नोट्स को ही सबसे ज़्यादा एम्फसाइज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें कब करेंगे? एडवांस वाले कोर्स में करेंगे। तो ये वाला हमारा हो गया। अच्छा, इतना अगर आपने कर लिया, इस 15 में से 10 सवाल तो आपके ऐसे हो जाएँगे, एकदम ईज़िली होंगे, मैं बता रहा हूँ एकदम ईज़िली होंगे और सही होंगे। और बाकी के 5 सवाल में हम लोग डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे। 2024 में क्या हुआ कि क्वेश्चन थोड़े उसने अजीब से पूछ लिए, अपने ट्रेंड से हट के पूछ लिए। बट जनरल जो यूपीएससी के पिछले 5 सालों में जो ट्रेंड आया है, अब देखो 2024 में क्या हुआ है, थोड़ा-सा क्वेश्चन जो है वो अलग-सा वेग टाइप का आया था। तो इसकी बात हम नहीं करेंगे, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन आया। लेकिन जनरल जो ट्रेंड है, उससे आपका जो है 15 में से 10 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए, एकदम आराम से बनेंगे, ईज़ी पीज़ी वे में। ठीक है? समझ गए इतनी बात? ओके। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अपने को अब स्टैंडर्ड बुक्स में क्या फ़ॉलो करना है? ठीक है? बुक्स क्या फ़ॉलो करना है? एक तो सबसे बड़ा डिलेमा आता है कि स्टैंडर्ड बुक्स में हम क्या फ़ॉलो करें? ठीक है? अब स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बात करेंगे तो मेरे पास क्या-क्या ऑप्शन अवेलेबल है पहले देख लो। एक तो रमेश सिंह सर की किताब है, ठीक? एक आपके पास श्री राम आईएएस वाला नोट्स है और ठीक है? ये तो सबसे फेमस किताबें हैं। ओके। अब एक और है मृणाल सर के नोट्स, ठीक है? मैं बताता हूँ तीनों में से कोई भी चीज़ 1000 पेज से कम की नहीं है। श्री राम आईएएस थोड़ा-सा कम है, ये 400-500 पेज का है, बट इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़े कम है। इससे आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, ठीक है? रमेश सिंह से क्लैरिटी आ सकती है बट अगेन इट्स अ वन 1000 प्लस पेजेज़ की किताब, ठीक है? और मृणाल सर के नोट्स भी अराउंड 1200 प्लस पेजेज़ हैं, ठीक है? तो आपको अब मेरे से क्वेश्चन आता है कि इसमें से क्या करना है? देखो, अगर आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है, पहले से हाइलाइट कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बस साथ में लेके चल सकते हो। बट अगर अभी तीनों में से कुछ भी नहीं किया है, देन तीनों में से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और क्लास नोट्स और ये ओजी नोट्स, डीपीपी ये सब कर लोगे, दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट एंड टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, क्लास नोट्स विल बी मोर देन सफिशिएंट हमारे एडवांस बैच का। ठीक है? अभी तो बेसिक चलेगा, एडवांस का। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर हम आप हमारे पास हो तो, ठीक है? एक सबसे बड़ी सवाल क्वेश्चन आता है ना, कि आपके कोर्स के साथ हमें और भी चीज़ करनी पड़ेगी, ये सब कुछ नहीं करने की ज़रूरत है अगर कोर्स में हो तो, ठीक है? क्योंकि मैं सब कुछ कवर कराऊँगा ही क्लास में आपको। इतनी बात क्या क्लैरिटी है हमको? ठीक है? एक मिनट, ठीक है? ये क्लियर हो गया आपके पास? अब मैं अगर प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखूँ यहाँ पे, ये भी क्लियर हो गया? ठीक है ना? ये क्या है? दिस इज़ योर सोर्सेस विथ डॉक्टर यूपीएससी। दिस इज़ योर सोर्सेस टू फॉलो। यही आपको फॉलो करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है इफ यू आर फॉलोइंग प्रीकॉल। समझ गए इतनी बात? ये नहीं करना है, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पहले से कर रखा है, यू कैन रेफर इट बट नहीं किया है तो कोई करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं, मैं आपको फ्री छोड़ता हूँ, ठीक है? मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं आई विल कवर एवरीथिंग। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एनसीईआरटी का क्या करना है, ठीक है? अब एनसीईआरटी के लिए मैं क्या बोलता हूँ आपको, एनसीईआरटी के लिए आप क्या करो देखो सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी आपके पास अगर सामने दिखती है कोई, तो क्लास 11th की एनसीईआरटी है, ठीक है? इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये एनसीईआरटी इसको एक बार रीडिंग देना, क्लास में सब कुछ कवर हो जाएगा, मैं कांसेप्ट सारा समझा दूँगा आपको। देन यू जस्ट गिव अ रीडिंग टू दिस एंड हाइलाइट सम थिंग्स। सब कुछ क्लास में कवर होगा, जस्ट इसको पढ़ोगे तो एक दिमाग में कॉन्टेक्स्ट वाली अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ओके। एंड देन दूसरा आता है कि यार क्लास 12th की एनसीईआरटी जो आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली, वो आपको नहीं करनी है, वो नहीं करना है, ठीक है? और तीसरा आता है ऑप्शन कि 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी करनी है,
देखो ना, क्लास 9 और 10 की एनसीईआरटी अगर चाहो तो जस्ट गिव अ रीडिंग, नथिंग एल्स। रीडिंग ओनली, और रीडिंग दोगे तो लगेगा अरे ये तो बच्चे वाली चीज़ है, सब कुछ आता है मुझे, क्योंकि क्लास के बाद पढ़ना है इसको, क्लास के पहले नहीं पढ़ना है। क्लास के साथ-साथ पढ़ना है, क्लास हुआ उसके बाद पढ़ सकते हो, क्लास से पहले नहीं पढ़ना। तो क्लास 11 की एनसीईआरटी हम लोग यहाँ पे, दिस इज़ समथिंग व्हिच आई विल आस्क यू टू एम्फसाइज़, ये कर सकते हो आप, क्लास 11 की एनसीईआरटी। इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है? बोलो। इतना क्लियर है? ये सब बुक नहीं करना है, एनसीईआरटी में 11th क्लास की एनसीईआरटी करनी है, बाकी एनसीईआरटी को इसको तो 12th को तो छोड़ना ही नहीं है, छूना ही नहीं है, इसको छोड़ देना है और 9th-10th की एनसीईआरटी को एक बार रीडिंग दे सकते हो। इतनी बात क्लियर है, क्या करना है? करना क्या है, क्लैरिटी आ गई आपको? ठीक है। नाउ अब फाइनली हम लोग चलते हैं क्या? लेट्स गो ऑन द टूर। तो टूर पे चलते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड, ओपन द इंडियन इकोनॉमिक्स पार्ट बाय पार्ट। एकदम मैं बता रहा हूँ आपको, फील करा दूँगा, गारंटी, ठीक है? पहले आई विल ट्राई टू आस्क यू सम क्वेश्चंस टू इट, ठीक है? उस क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। क्वेश्चन क्या देखेंगे हम लोग? मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ पहले आपसे, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आपने नाम सुना है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम सुना है, ठीक है? अभी क्लैरिटी आई नहीं है आपको क्या है, क्या नहीं? आज क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? ये चीज़। मैं अगर आपसे बोलता हूँ लेट्स से कि आई विल आस्क यू सम सिंपल सा थिंग, लेट्स से मेरे पास एक फैक्ट्री है, दिस इज़ माय फैक्ट्री, ठीक? ये मेरे पास एक फैक्ट्री है, ओके? एंड मेरे पास एक कंट्री एज़ अ होल है, ये मेरा देश है, मैं भारत महान, ठीक है? अब मेरा भारत देश है और इधर में मेरे पास क्या है? मेरे पास एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में लेट्स से कि सिर्फ मैगी बनती है। इस देश में भी मान लो कि मेरे देश में और कुछ नहीं बनता, बस मैगी बनती है। ओनली मैगी इज़ प्रोड्यूस्ड इन दिस कंट्री, और यहाँ पर भी सिर्फ मैगी बन रहा है इस फैक्ट्री में। अब मैं अगर बोलता हूँ कि इस फैक्ट्री में क्या कुछ वर्कर होंगे, जो काम कर रहे होंगे? बोलो। इस वर्कर को मैं एक क्या लेबर के नाम से बुला सकता हूँ? टेक्निकल टर्म्स में? यस। इस फैक्ट्री को लगाने के लिए क्या कुछ इस फैक्ट्री को लगाने के लिए लेट्स से फॉर एग्जांपल क्या कुछ लैंड की ज़रूरत पड़ी होगी? बोल यार, तो ज़मीन, किसी ज़मीन पे तो ग्रेड होगा ना, तो ये लैंड की ज़रूरत पड़ी होगी। इस लैंड पे, ठीक है? बस इतना समझो अभी। अच्छा, और क्या? क्या इसमें क्या इसको फैक्ट्री को बनाने के लिए मशीन्स लाने के लिए फैक्ट्री में मशीन होगी, उस मशीन को लाने के लिए क्या किसी कंपनी के मालिक ने कहीं से लोन लिया होगा? यस। इसका मतलब इसने कहीं से तो भी लोन लिया, ठीक है? या फिर मैं बोल सकता हूँ कैपिटल इसके पास है, कैपिटल लिया। अभी कैपिटल कुछ मत समझो, इसको टेक्निकल टर्म्स में बोल रहा हूँ कैपिटल। इसमें कुछ कैपिटल डाला, कैपिटल इज़ व्हाट? जिससे कि मशीनें वगैरह उनको कैपिटल बोल रहे हैं। इतना बस समझो, ओके। और एक 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 कोई इसका एंटरप्रेन्योर होगा, जिसकी एंटरप्राइज़ होगी, जो इसका मालिक होगा। बोलो यार, यस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 4 चीज़ें मेरे पास दिख रही हैं। I have these 4 things: capital, enterprise, land and workers. These are contributing, these are giving input to this factory. Yes, तो ये फैक्ट्री को इनपुट दे रहे हैं। ठीक है भैया, बहुत सही बात है। अब ये फैक्ट्री को इनपुट दे रहे हैं, फैक्ट्री काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फैक्ट्री ने प्रोड्यूस करके फैक्ट्री में काम चला, फैक्ट्री में काम हुआ एंड फैक्ट्री ने कुछ आउटपुट दिया होगा। आउटपुट में क्या दिया भाई? फैक्ट्री ने आउटपुट में दिया मैगी। बोलो, अब इस मैगी को खरीदेगा कौन? इस मैगी को खरीद कौन सकता है? दिस मैगी आइदर मैं, या तो मैं जाके खरीदूँ, आप जाके खरीदो, ठीक है? तो ऐसा करते हैं कि हम लोग घर पे खाने के लिए मैगी खरीद लेते हैं। तो कैन आई से हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड मतलब घर, घर कैन परचेज़ दिस, ओके। कल को सरकार आती है, बोलती है कि मैं पीडीएस जो योजना है ना मेरी, उसमें मैं चावल और गेहूँ के साथ में मैगी भी बाँटूँगा। तो सरकार आती है, बोलती है मुझे कि मैगी भी बाँटना है। तो क्या बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट विल आल्सो परचेज़ दिस? यस? ओके। कल को कोई प्राइवेट सेक्टर आता है, कोई कंपनी आती है, बोलती है मैं मैगी लेके मैगी का मैगी बना-बना के बेचूँगा। कैन आई से दैट कैपिटल दैट दैट ये क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर, मैं इसको प्राइवेट सेक्टर को पी से लिखता हूँ, हालाँकि इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, बट पी लिखो, ठीक है? ठीक है। तो हाउसहोल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये लोग खरीदेंगे। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बाहर से, दुबई से ऑर्डर आ गया मेरे पास मैगी का। अब दुबई से ऑर्डर आया मतलब क्या कि एक्सटर्नल, और इंडिया से बाहर की बात हो गई, तो एक्सटर्नल सेक्टर कैन आल्सो परचेज़ दिस। तो इसका मतलब कि किसी भी फर्म में, किसी भी फैक्ट्री में अगर प्रोडक्शन हो रही है,
तो उसमें ये 4 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक तो वो जिसने कि कैपिटल डाल के मशीन लगाया, एक वो जिसकी एंटरप्राइज़ हुई, जिसने रिस्क लिया। एंटरप्राइज़ कौन है? जिसने रिस्क लिया। लैंड किसका है? जिसका किसी का लैंड होगा, ओके। और वर्कर कौन? जिसमें काम कर रहे हैं। ये 4 लोग आर कंट्रीब्यूटिंग एंड गिविंग इनपुट टू अ फैक्ट्री, यस। एंड फैक्ट्री इज रनिंग एंड प्रोड्यूसिंग समथिंग एंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट आउटपुट इज जनरेटेड। एंड आउटपुट अब जब हो गया तो आउटपुट रखा थोड़ी रहेगा। आउटपुट विल बी परचेज्ड एंड दिस आउटपुट कैन बी परचेज्ड बाय दिस ओनली दिस 4 सेक्टर्स। या तो घर वाले खरीदेंगे जो खुद खा जाएंगे, या तो गवर्नमेंट लेके किसी को बांट देगी, और प्राइवेट सेक्टर आएगा या तो प्राइवेट सेक्टर कंज्यूम कर लेगा। प्राइवेट सेक्टर कुछ लेके बिजनेस करे, एक्सटर्नल सेक्टर कैन आल्सो बाय। इतनी बात क्लियर हो गई? अभी कुछ ना समझना, समझना ये सारी चीज़। अब मैं इसी चीज़ को मैं अगर बड़ा कर दूँ और मैं बोलूँ कि ऐसी मैगी की लेट्स से फैक्ट्री नेम एक्स है, ठीक है? ऐसी मैगी की मेरे पास लेट्स से एक फैक्ट्री है जिसका नाम एक्स है। एक फैक्ट्री और है, इसका नाम वाई है। एक फैक्ट्री ज़ेड है, एक फैक्ट्री ए है, एक फैक्ट्री बी है, एक फैक्ट्री सी है। सारी फैक्ट्री जैसी है, सारी फैक्ट्रीज़ मैगी बना रही हैं। कंट्री में सारी फैक्ट्रीज़ अगर मैगी बना रही हैं, ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं। इन सारी फैक्ट्रीज़ को अगर मैं जोड़ दूँगा, तो कैन आई से कि इस पूरी कंट्री का टोटल निकल जाएगा? जैसे ये मैगी इज़ द आउटपुट, कैन आई आल्सो से दिस इज़ अ प्रोडक्ट? और ऐसे सारे मैगी को मैंने जोड़ दिया, तो कैन आई से इज़ अ टोटल प्रोडक्ट? टोटल का ही एक दूसरा नाम है, टोटल का ही दूसरा नाम है, इंग्लिश में सर्च करोगे तो ग्रॉस बोलते हैं। ग्रॉस का मतलब और कुछ नहीं, ग्रॉस का मतलब है टोटल। तो कैन आई से इट्स अ ग्रॉस प्रोडक्ट, है ना? अब इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। इसको यहाँ पे अप्लाई करो। इस देश में सारे एक्स, वाई, ज़ेड सबका मैगी मैंने जोड़ दिया। अगर सबके मैगी को मैंने जोड़ दिया तो मैं क्या बोलूँगा कि सबका एक क्या हो गया? मैं बोल सकता हूँ कि चूँकि दिस ऑल मैगी की फैक्ट्रीज़ आर विदिन द डोमेस्टिक का बाउंड्री, तो कैन आई से कि ये डोमेस्टिक है, ठीक है? और डोमेस्टिक का जितना भी इनका प्रोडक्ट बना, मतलब कि जो आउटपुट निकला उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको प्रोडक्ट बोल देते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब चूँकि मैंने सबको एक्स प्लस वाई प्लस ज़ेड प्लस ए प्लस बी सबको अगर मैंने जोड़ दिया, तो क्या मैं टोटल बोल सकता हूँ? और टोटल का ही दूसरा नाम तो क्या है? ग्रॉस। यही तो हो गया आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अरे इसी को तो हम प्यार से जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी इज़ नथिंग बट द अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज़ कॉल्ड एज़ जीडीपी। यही तो है। अरे यार, तो यही तो बात है। अब मैगी को रिप्लेस कर दो कार से, मैगी की जगह कार भी बनेगा। एक्स मान लो कार बनाता है, वाई मैगी बनाती है, बी बी फर्टिलाइज़र बनाता है। ये सारी इंडस्ट्री को सब अलग-अलग चीज़ें बना रही हैं, तो सबको जोड़ दोगे जीडीपी निकल जाएगा, ठीक है? तो सबके प्रोडक्ट को जोड़ दोगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब इसको निकालने के तरीके होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, सब बाद में बात करेंगे हम लोग। आई वाज़ जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू कि क्या इकोनॉमिक्स में चल रहा है, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान समझना। मैंने यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्पल क्यों दिया फॉर अ रीज़न। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया आपको इस फैक्ट्री का और एग्ज़ाम्पल दिया पूरे देश का। एग्ज़ाम्पल क्यों दिए, दोनों का सामने-सामने क्यों लिखा है? एक रीज़न है उसके पीछे का। मैंने आपको जब पूछा एक चीज़ कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस बता पाओगे? तो आपको शायद क्लैरिटी नहीं आई होगी, लेकिन अब आ जाएगी। मैं अगर बोलता हूँ कि आई एम ऑपरेटिंग एट द लेवल ऑफ अ फर्म, छोटे लेवल पे ऑपरेट करता हूँ, दैट इज़ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये मेरा है माइक्रो, इसकी इकोनॉमिक्स के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो ये मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। और जब मैं इसी को जोड़ दूँगा, इसको समेशन कर दूँगा और पूरे देश के बारे में बात करूँगा, देन दैट विल बी माय माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑल दोज़ इकोनॉमिक्स का पैरामीटर व्हिच विल इम्पैक्ट द एंटायर कंट्री एज़ अ होल, या बहुत लार्ज लेवल पे उसका इम्पैक्ट होगा, दैट विल बी द मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स। एंड दोज़ पैरामीटर्स व्हिच विल इफेक्ट ओनली अ फर्म, ओनली अ छोटा-छोटा एरिया, छोटे से छोटा-सा फर्म, छोटी-सी फैक्ट्री, दैट विल बी माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्ज़ाम्पल, तो मैं अगर बोलता हूँ आपसे कैपिटल, वर्कर, लैंड, एंटरप्राइज़, किस तरह का गुड प्रोड्यूस हो रहा है, कैपिटल गुड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ये लोग सप्लाई करेंगे। अच्छा, एक बात और मुझे बता दो, छोटी-सी बात और। ये जो सेक्टर है, ये क्या लोग हैं? दीज़ आर प्रोवाइडिंग इनपुट और ये आपका है आउटपुट, ठीक है? ये इनपुट, ये आउटपुट। अब मैं अगर आपसे बोलता हूँ, कि ये इनपुट है, आउटपुट है, ठीक है भैया। तो ये लोग जब कंज़म्पशन करेंगे, ये लोग क्या कर रहे हैं? These are doing consumption. These are doing production. So can I say these people are doing production? हाँ या ना? They're doing production? Yes. And these people, household sector या government sector या private sector या external sector, these are doing consumption. ये consumption करेगा। जब भी आप कुछ कंज्यूम करोगे तो क्या आप डिमांड करोगे? जैसे आप लेक्चर कंज्यूम करते हो तो लेक्चर की डिमांड करते हो कि हाँ, ये लेक्चर आ जाए, कल ये लेक्चर आ जाए, परसों ये लेक्चर आ जाए। तो व्हेन यू कंज्यूम समथिंग, यू विल जनरेट व्हाट? यू विल जनरेट डिमांड। तो यहाँ से डिमांड जनरेट होगा। ओके। ऑन द अदर हैंड, अगर तू कुछ प्रोड्यूस करेगा, व्हेन यू प्रोड्यूस एनीथिंग, प्रोड्यूस जब करते हो तो क्या होता है? सप्लाई जनरेट होता है।
प्रोडक्शन इज अ सप्लाई साइड थिंग एंड कंजम्पशन इज अ डिमांड साइड थिंग। तो जब भी तुम कुछ कंज्यूम करोगे तो क्या तुम कुछ डिमांड क्रिएट करते हो? यस। सो दीज पीपल आर क्रिएटिंग द डिमांड एंड दीज पीपल आर सिंस डूइंग द प्रोडक्शन, दे आर गिविंग द सप्लाई। तो ये सप्लाई देते हैं, ये सप्लाई देते हैं और ये ले लेते हैं, ये देते हैं, ये ले लेते हैं। तो दीज पीपल, ये कैपिटल एंटरप्राइज है, सारे के सारे मिलके प्रोडक्शन कर रहे हैं। यस। एंड दीज पीपल सारे मिलके कंजम्पशन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ये मैगी की जगह कार हो सकता है, ये मैगी की जगह कोर्स हो सकता है किसी कंपनी का, ये मैगी की जगह किसी टेलीकॉम कंपनी की सर्विस हो सकती है। इट कैन बी आइदर गुड्स, इट कैन बी आइदर सर्विस। In making any goods, in making any service, these four cheese are required or not? Yes, these four cheese are required, and then they will work together and do the production. And since they are doing the production and they are responsible for the production, yes, and that is why इनको हम प्यार से बोलते हैं factors of production। यही है आपका factors of production और कुछ नहीं है। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं factors of production। ठीक है। और ये क्या है? ये जो कंजम्पशन कर रहा है, ये सेक्टर ही तो है, घर सेक्टर, मतलब ये सारे घर वाले जो कर रहे हैं, ये सारी गवर्नमेंट सेक्टर जो कर रही है, ये प्राइवेट सेक्टर कर रही है। तो जो कंजम्पशन कर रहा है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यही इकोनॉमी है का सेक्टर है जो कि कंज्यूम करता है। ठीक है। एंड व्हेन दे आर कंज्यूमिंग, आर दे क्रिएटिंग डिमांड? यस। तो ये क्रिएट करता है सर आपका डिमांड, ये क्रिएट करेगा डिमांड। कौन अक्षरों में लिख लो, डिमांड से क्रिएट करेगा, इट विल क्रिएट डिमांड एंड दिस विल क्रिएट द सप्लाई। अब सप्लाई होगा, यहाँ डिमांड होगा। व्हेन सप्लाई विल मीट द डिमांड, इकोनॉमिक्स चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। व्हेन हैरी मेट सेजल नहीं, ठीक है। व्हेन सप्लाई मेट्स डिमांड, व्हेन सप्लाई इज मेट बाय द डिमांड व्हिच इज ड्रिवन बाय द कंजम्पशन, सप्लाई डिमांड इज ड्रिवन बाय द कंजम्पशन, ठीक है। देन द इकोनॉमिक्स विल गो ऑन। अब मान ले मेरे पास, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स का जिस्ट दे रहा हूँ, समझना ध्यान से पहली बात मेरी। मैं अगर बोलता हूँ मैंने इस लिंक को काट दिया, अगर मैंने इस लिंक को ही काट दिया, सप्लाई तो हो रहा है, डिमांड नहीं हो रहा है। मतलब कि प्रोडक्शन, सप्लाई हो रहा है मतलब क्या, प्रोडक्शन है, और डिमांड ही नहीं हो रहा है। मतलब डिमांड कब नहीं हुआ, जब लोग कंज्यूम नहीं करेंगे। अब लोग कंज्यूम कब नहीं कर सकते हैं? या तो लोगों के पास पैसे ना हो, पैसे ना हो मतलब कि मनी सप्लाई कम हो जाए इकोनॉमिक्स में, एंड व्हेन द पैसा इज लेस, मनी सप्लाई इज लेस, पीपल विल नॉट कंज्यूम दिस, एंड दैट इज व्हाई यस, डिमांड विल ड्रॉप और सप्लाई बढ़ता जाएगा, डिमांड विल, सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, तो अल्टीमेटली उस गुड का प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा, डिफ्लेशन आ जाएगा मार्केट। ऑन दी अदर हैंड, मैं अगर बोलता हूँ कि लोग डिमांड कर रहे हैं, फैक्ट्रीज आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट, दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट। अब प्रोडक्शन नहीं हुआ तो प्रोडक्शन होगा तभी तो सप्लाई क्रिएट होगा। अब डिमांड हो गई ज्यादा, क्योंकि लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। व्हेन द कंजम्पशन इज मोर, क्यों कंजम्पशन ज्यादा है, इट कैन आइदर बी लोगों के पास पैसे ज्यादा, लोगों का पॉकेट जो है बहुत गर्म है। अब ज्यादा गर्म मतलब पॉकेट, मतलब दे विल कंज्यूम मोर, व्हेन दे विल कंज्यूम मोर दे विल क्रिएट मोर डिमांड, कि और दो और दो और दो, व्हेन दे विल क्रिएट मोर डिमांड, यहाँ से डिमांड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। जब डिमांड यहाँ से बढ़ रही है लेकिन ये चीज उतना बढ़ नहीं पा रहा है, सप्लाई इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और सप्लाई उस लेवल से नहीं बढ़ पाई, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई यहाँ पर है, डिमांड यहाँ पर है, तो डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उस गुड का वैल्यू विल सीम टू बी इंक्रीज्ड, value seem to be increased, then we'll say कि price of the good is increased, and when the price of a particular good is increased, we call that condition as inflation, कि महंगाई हो गई है। This is a demand and supply। अगर तूने डिमांड एंड सप्लाई समझ लिया इकोनॉमिक्स में, पूरी इकोनॉमिक्स का दिल है डिमांड एंड सप्लाई, जिस तरीके से हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम चलता है ना, उस तरीके से आपका डिमांड एंड सप्लाई एंड कॉज एंड इफेक्ट, दो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम के लिए एकदम ध्यान में रख लेना, एकदम इसको एकदम मैं जितने मोटे से लिख सकूँ लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, आई जस्ट राइट इट डाउन हियर। दो चीजें, एक तो है आपका, एक है आपका डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, ये दो चीजें। हर चीज यार, तुम बात करो मनी के एक्सचेंज रेट की, तुम बात करो रुपये के अप्रिशिएट डिप्रिशिएट होने की, तुम बात करो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तुम बात करो एक्सचेंज रेट की, तुम बात करो इन्फ्लेशन की, तुम बात करो डिफ्लेशन की, तुम किसी चीज की बात करो, ये डिमांड एंड सप्लाई इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फैक्टर। यूपीएससी में सवाल इसी से बनते हैं। अगर ये क्रैक कर लिए, मैं आपके पीवाईक्यूज के 90-80% क्वेश्चंस को डिमांड एंड सप्लाई से सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, अगर आपको ये चीज क्लियर है तो। ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज योर कॉज एंड इफेक्ट। एवरीथिंग इन इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द कॉज एंड इफेक्ट। मैंने अगर आपको बोला मैंने अगर आपको बोला क्या कि कि मेरा आज कंजम्पशन बढ़ गया, तो मतलब डिमांड बढ़ गई। अब कंजम्पशन बढ़ा, डिमांड बढ़ी, तो वो क्या है, एक इफेक्ट है। ठीक है। वो क्या है, एक इफेक्ट है। उस इफेक्ट का कॉज क्या है, उसके पॉकेट में पैसा ज्यादा हो।
एवरी इफेक्ट हैज एन कॉज एंड एवरी इफेक्ट इज अ कॉज टू अनदर इवेंट। कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ये इतना दिमाग को तो खोलना पड़ेगा अपने को। मैं आपके दिमाग को खोलना चाह रहा हूँ कि जो नैरो दिमाग को बांध के रखा हुआ है ना, कि मनी का चैप्टर खोला, मनी पढ़ लिया, जीडीपी जीएनपी क्या होता है, वो सब नहीं। खोलो दिमाग को, तभी इकोनॉमिक्स समझेगी, प्री और मेंस दोनों के लिए। मैं अगर आपको बोलता हूँ लेट्स से फॉर एग्जांपल, मेरे पास आज इकोनॉमिक्स में डिमांड बढ़ गया, ठीक है, डिमांड हैज इंक्रीज्ड। अगर डिमांड इंक्रीज हुआ है, ठीक है, डिमांड के इंक्रीज करने से किसी भी गुड, मान लो मैगी का डिमांड बढ़ गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैगी का प्राइस विल इंक्रीज, क्योंकि तुरंत तो डिमांड बढ़ा है तो तुरंत तो प्रोडक्शन बढ़ नहीं जाएगा, लेबर तो कांस्टेंट ही होंगे, मशीनें तो लाने में टाइम लगेगा, तो प्राइस तो, इसका मतलब कि सप्लाई इज गोइंग टू बी कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट, तो उस टाइम बीइंग के लिए क्या होगा, डिमांड विल इंक्रीज, देन प्राइस विल आल्सो इंक्रीज। तो अगर मैं बोलता हूं कि डिमांड इंक्रीज हुआ, ये डिमांड इंक्रीज होने की वजह से इफेक्ट क्या दिखा, प्राइस इंक्रीज हुआ, तो कैन आई राइट, यहाँ पे नहीं राइट कर सकता तो बताओ, कैन आई राइट और नॉट कि दिस इज वन ऑफ द कॉज, ये मेरा क्या क्या है, दिस इज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ दैट कॉज। प्लीज टेल मी, बोलो, प्राइस इंक्रीज हुआ मतलब क्या, इसी को तो इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो डिमांड इंक्रीज होने से इफेक्ट क्या दिखा कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो डिमांड इंक्रीज होना इज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट, ठीक है। अब दिस इफेक्ट, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है तो आरबीआई इंटरवीन करेगी। अब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मे भी रेपो रेट को क्या करे, बढ़ा दे, तो आरबीआई ने इसके एज ए इफेक्ट ऑफ दैट व्हाट हैपेंड कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट को बढ़ा दिया। अब जब आरबीआई ने अपने रेपो रेट को अगर बढ़ा दिया, आरबीआई ने अपने रेपो रेट को अगर बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब कि ये भी एक इफेक्ट दिख रहा है, दिस इज द न्यू इफेक्ट। अब क्या है, ये मेरा इफेक्ट नंबर 2, लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स कॉल दिस एज इफेक्ट नंबर 2। क्या है इफेक्ट नंबर 2 है ये, अरे सर ये इफेक्ट नंबर 2 है, ये इफेक्ट नंबर 2 है, ये इफेक्ट नंबर 1 बोल लो इसको। लेकिन इफेक्ट नंबर 2 का जो कॉज है दैट इज द इफेक्ट 1। इसका मतलब कि ये रेपो रेट तो तभी बढ़ा ना जब मेरी प्राइस इंक्रीज हुई, अगर प्राइस इंक्रीज होती रेपो रेट क्यों बढ़ता, इसका मतलब कि रेपो रेट जो बढ़ा, इट इज द इफेक्ट, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट प्राइस बीइंग इंक्रीज्ड। अगर मेरा प्राइस इंक्रीज नहीं होता तो ये काहे होता, ये नहीं होता, तो इसका मतलब कि द इफेक्ट इज बिकमिंग अ कॉज। ये क्रिस्टोफर नोलन की मूवी नहीं चल रही है, इंटरस्टेलर नहीं है, लेकिन इतना दिमाग के चक्षुओं को आपको खोलना पड़ेगा। इफ यू डोंट ओपन योर माइंड लाइक दिस, तो फिर एग्जाम मुश्किल है। मैं सबसे इजी सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ आपको, ये कॉज, ये इफेक्ट अब कॉज बन गया, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, ये सब सब भूल जाओ, फालतू बात। बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में एक कॉज एंड इफेक्ट का चेन चलते रहता है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, तो आपको इकोनॉमिक्स दिखेगी सामने होता हुआ। मैं आपको हर चीज का कॉज इफेक्ट दिखा दूंगा। ये डिमांड जो कॉज है, ये भी एक तरह का इफेक्ट होगा। कैसे इफेक्ट होगा, ये डिमांड खुद से थोड़ी बढ़ गया होगा, ये डिमांड कब बढ़ा होगा, जब लोगों के पास पॉकेट में पैसे ज्यादा बढ़ गए होंगे, मतलब कि हो सकता है इकोनॉमिक्स में मनी सप्लाई बढ़ गई होगी, तो ये मनी सप्लाई इंक्रीज होना इज द कॉज। ये सबसे पहला कॉज था, कॉज नंबर 0 इज द मनी सप्लाई का इंक्रीज होना, इस इंक्रीज होने से जो इफेक्ट 0 दिखा, दैट इज द डिमांड का इंक्रीज होना। ये डिमांड का इंक्रीज जो हुआ, ये अब एक खुद में कॉज बन जाएगा, एक नया इफेक्ट क्रिएट करेगा कि डिमांड जब इंक्रीज हुआ तो उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगी। अब इन्फ्लेशन जो आया, ये इसका इफेक्ट था, लेकिन अब ये आगे भी चीजों को आगे प्रोपेगेट करेगा। अब ये खुद एक कॉज बन जाएगा और खुद कॉज बन के एक और इफेक्ट क्रिएट करेगा कि रेपो रेट बढ़ जाएगी। अब इस रेपो रेट के बढ़ने से बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, एंड दैट इज व्हाट बैंक्स विल डू। आगे पूरा से चेंज चलता जाएगा, एंड दिस विल अगेन, ये फिर अल्टीमेटली क्या करेगा, मनी सप्लाई को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये करके अब दिस विल रिड्यूस द मनी सप्लाई, ये पूरा चेंज चल गया, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल ए साइक्लिक मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इसी चीज को आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो साइक्लिक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इस साइकिल में चलती है, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, बट मोर अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज साइकिल में चल रही है। ठीक है, अब इसी चीज का एक कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं साइक्लिक मॉनेटरी पॉलिसी, वो आगे हम पढ़ेंगे। बट दिस इज द साइकिल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो साइकिल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, साइकिल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो बोल दो, वही सारी चीज है। अब बोलोगे इसमें सप्लाई कहाँ आ गया, सप्लाई यहाँ पे आया, डिमांड बढ़ा, सप्लाई बढ़ नहीं पाया, डिमांड इंक्रीज, सप्लाई कुड नॉट इंक्रीज, दैट्स व्हाई। अब बोले सप्लाई, वाई सप्लाई कुड नॉट इंक्रीज, कॉमन सेंस लगाओ, तुरंत में सप्लाई कैसे बढ़ सकती है, सप्लाई तो बढ़ेगी तो ज्यादा ज्यादा लेबर आ जाए। सप्लाई हाउ कैन इंक्रीज, हाउ कैन यू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ अ कंपनी, या तो एम्प्लॉय ज्यादा ले आओ। आज डॉक्टर यूपीएससी में लेट्स से कि मेरे को ज्यादा कंटेंट बनाना है, एक नया कोर्स लॉन्च करना है, तो आई वुड वांट कि या तो ज्यादा लोग कंटेंट टीम में आ जाए, या वेब टेक टीम में कुछ काम टेक टीम में ज्यादा लोग आ जाए,
तो या तो आई हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ लेबर्स, या तो आई हैव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लेबर्स, बट व्हाट इफ लेबर्स आर वर्किंग एट देयर मैक्सिमम कैपेसिटी? यही सब तो पढ़ना है आगे जाके हमको, लेबर की प्रोडक्टिविटी में, मैक्सिमम एफिशिएंसी में, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में। ये सब तो कॉन्सेप्ट है कि लेबर अगर अपने ऑलरेडी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहा है, तो अब उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में मार्जिनल में, अब मार्जिनल इंक्रीज में आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखेगी, क्योंकि लेबर इज ऑलरेडी वर्किंग एट द मैक्सिमम कैपेसिटी। ये सब आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस एंटायर कोर्स आपको इकोनॉमिक्स विल बी अ मास्टर इन इकोनॉमिक्स। ये सब पेन कॉपी की जरूरत, आपको किताब उताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इकोनॉमिक्स यू विल विजुअलाइज करोगे, फील करोगे इकोनॉमिक्स। हर जगह इकोनॉमिक्स है, जैसे फिजिक्स है ना हर जगह, इकोनॉमिक्स भी हर जगह है। समझ गए इस बात को? ये कॉन्सेप्ट आपको चमका क्या? तो एक बात हमने क्या सीखी अभी तक? एक बात तो क्लियर हो गई कि मुझे डिमांड सप्लाई और कॉज एंड इफेक्ट को लेकर चलना है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इतनी बात और क्लियर हो गई। अब मैं आपसे कुछ बातें और पूछता हूँ। इसका मतलब कि जो हम बचपन से पढ़ते हुए आए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है, मैं अगर बोलता हूँ आपसे कि मेरे देश के अंदर में मैंने कितना पैसा बनाया, इसमें मैगी की फैक्ट्री है, इसमें ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री है, फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री है, बहुत सारे एमएसएमईज़ हैं, बहुत सारे सर्विस सेक्टर्स हैं। ये सब मिलकर मेरे देश में कितना पैसा बना रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ द टोटल आउटपुट। उस टोटल आउटपुट की मैं अगर मैक्सिमम वैल्यू निकाल, मॉनेटरी वैल्यू निकाल लूँ, ये सब कितना कमा रहे हैं, दैट इज़ द टोटल इनकम को कैलकुलेट करना। इसका मतलब कि कितना बेच रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, इस सबको अगर किस तरीके से मैं जोड़ लूँ, तो मेरा क्या निकल जाएगा? जीडीपी निकल जाएगा, ठीक है? तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज़ कि मैं अगर अपने देश के इनकम, मैं आपने क्या करना चाहूँ, मैं अगर अपने देश के नेशनल इनकम, मतलब कि देश का इनकम, इस नेशनल इनकम की मैं अगर अकाउंटिंग करना चाहूँ, तो आई हैव मल्टीपल वेज़ टू डू दैट। एंड इसी चैप्टर के अंदर में हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आए हैं, अब इसका एक तरीका निकालने का है, इसका एक तरीका निकालने का है जीडीपी। 1 मिनट भैया। इसको निकालने का एक तरीका आपका है कि आप या तो जीडीपी से निकाल लो, या तो आप जीएनपी से निकाल लो, या फिर आप नेशनल इनकम से निकाल लो। ये सब तरीके हैं ना, टू एक देश की इनकम को अकाउंट करने का, यही है। अब ये सब क्या है? ये सब कब पढ़ेंगे हम लोग? जब ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ योर नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है? अब जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग से हम पढ़ते हैं, तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरे देश में पैसा फ्लो कर रहा है? पैसे का सप्लाई हो रहा है? अब पैसे का सप्लाई कैन इंक्रीज, पैसे का सप्लाई कैन डिक्रीज। व्हाट आर द फैक्टर व्हिच विल इंक्रीज द मनी सप्लाई, व्हाट आर द फैक्टर व्हिच विल डिक्रीज द मनी सप्लाई? एंड अगर मनी सप्लाई बढ़ जाता है, तो लोगों के पास पैसे ज्यादा, लोगों के पास डिमांड ज्यादा, पैसे ज्यादा और डिमांड ज्यादा, तो मतलब कि लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन आएगा तो आरबीआई, अब इसमें इन्फ्लेशन आ गया, तो अब आरबीआई चुपचाप तो बैठेगी नहीं, आरबीआई कुछ ना कुछ करेगी। इफ द आरबीआई विल डू समथिंग, देन आरबीआई विल डू समथिंग, उसके लिए कुछ पॉलिसी चाहिए होगी उसको, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी। अब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी। अब कंट्रोल चुपचाप तो कर नहीं लेगी, उसको करने के लिए टूल्स होंगे, एंड दैट इज व्हाई वी हैव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। अब मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो ऐसे हों जो किसी एक सेक्टर स्पेसिफिक को टारगेट कर ले, या फिर ऐसे हों जो पूरे पूरे सारे सेक्टर को टारगेट कर ले। जो सारे सेक्टर को टारगेट करते हैं उनको जनरल टूल्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द क्वांटिटेटिव टूल्स। एंड देयर आर सम टूल्स जो कि सीधा किसी एक सेक्टर को टारगेट कर ले, दे आर कॉल्ड एज द क्वालिटेटिव टूल्स। एग्जांपल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एग्जांपल क्रेडिट रैशनिंग, एग्जांपल मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? अभी ये सब आपको अगर थोड़ा-सा बेसिक आइडिया होगा, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। बेसिक आइडिया नहीं होगा, क्लियर नहीं हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग सबके बारे में बात करेंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो हमारा सेकंड जो चैप्टर आएगा, दैट इज़ द पैसा, दैट इज़ योर मनी। अब मनी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग मनी का जनरली क्या बात करते हैं? अरे यार, कि मनी की सप्लाई कैसे आ रही है? सप्लाई बढ़ती कैसे है, घटती कैसे है? अच्छा, और ये कौन से फैक्टर है जो मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, घटाते हैं? अच्छा, और मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज़ मनी? व्हाट आर फिएट मनी? व्हाट इज़ कमोडिटी मनी, व्हाट इज प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड्स क्या है? ठीक है, अच्छा ये बात तो ठीक भाई। अब मैं अगर एट एनी गिवन टाइम मैं अगर चाहूँ कि मैं मनी का सप्लाई काउंट कर सकूँ, मेजर कर सकूँ, तो मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ मेजरमेंट तो होगा। तो दैट इज व्हाई आई हैव सम मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मैं अगर मनी सप्लाई को मेजरमेंट करना चाहूँ अगर, तो मैं मेजरमेंट कैसे करूँगा? आई विल मेजर इट थ्रू सर्टेन टूल्स, सर्टेन वेज, M0, M1, M2, M3, M4, जिसको आप ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। देन अब मैं बोलता हूँ कि मनी सप्लाई अगर बढ़ गया और मनी सप्लाई घट गया, तो उसके लिए आरबीआई चुप तो बैठेगी नहीं। तो यहाँ पे तो आरबीआई बैठी है, तो आरबीआई कोई ना कोई पॉलिसी करेगी। तो आरबीआई के पास अपने पास क्या है? आरबीआई की एक पॉलिसी, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और इस मॉनेटरी पॉलिसी को चलाने के लिए आरबीआई को कुछ ना कुछ टूल्स तो चाहिए। तो आरबीआई को कुछ ना कुछ टूल्स चाहिए होंगे चलाने के लिए। तो आरबीआई के पास इस मॉनेटरी पॉलिसी को चलाने के लिए आरबीआई हैज़ यूज्ड सम टूल्स।
एंड दिस टूल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स, एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स। अब क्वांटिटेटिव टूल्स कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, ठीक है। इसके अंदर में यू हैव दिस थिंग कॉल्ड एज द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएफ। कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं समझता हूँ, समझाऊंगा मैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेपो रेट, एक होता है इसमें रिवर्स रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। फिर एक पार्ट आता है, उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। एक और होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिपॉजिटिंग फैसिलिटी, ये आपका क्वांटिटी में हो जाएगा। और एक और लास्ट आता है, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? मनी के चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा सर, जब क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है? ये वो टूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल योर क्रेडिट राशनिंग, फॉर एग्जांपल योर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कि आप बोलते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा पैसे देने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे, तो ये पढ़ेंगे मनी के चैप्टर में, ये सारा कॉन्सेप्ट कि पैसा आया कैसे, पैसा गया कैसे, पैसा आ जा कैसे रहा है, एंड पैसा अगर बढ़ता घटता है तो हु इज कंट्रोलिंग, आरबीआई इज कंट्रोलिंग, हाउ इट्स कंट्रोलिंग, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी को चलाने के लिए कोई टूल्स चाहिए क्या? यस, टूल चाहिए। अब पैसा आ रहा है जा रहा है, मेजर कैसे करोगे? ये मेजर करने का तरीका है M0, M1, M3, M4 इज व्हाट आर दीज आर द वेज इन विच वी कैन मेजर मनी, ठीक है। वी कैन मेजर मनी के, मेजरमेंट ऑफ मनी किस तरीके से चल रहे हैं, एग्रीगेट्स है मनी के। जब मनी से आगे बढ़ेंगे तो मैं तो दिमाग में एक बात चमकती है कि पैसे कहाँ रखूंगा मैं? पैसे, इफ डू आई कीप द मनी इन माई पॉकेट? नो, आई वोंट कीप द मनी इन माई पॉकेट। तो मेरे को पैसे रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसे ज्यादा हो गए, तो आई सेव इट समवेयर। मेरे पास गुल्लक में तो रखूंगा नहीं, आई वोंट अपने पिगी बॉक्स में, बैंक में मैं रखूंगा नहीं, आई विल हैव सम बैंक। दैट इज व्हाई दैट ब्रिंग्स टू थर्ड चैप्टर, दैट इज योर बैंकिंग। तो एक ऐसा फंक्शन बनाया गया, इंस्टीट्यूशन बनाया गया, जहां पे कि आपके पास अगर सरप्लस मनी है, यू कैन पुट इट इन द बैंक एंड बैंक विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपके पास अगर सरप्लस मनी है, यू कैन पुट इन द बैंक्स। व्हेन यू पुट द मनी इन द बैंक, अब बैंक करते क्या है? बैंक का एक बेसिक सा फंक्शन होता है कि जो पैसा आप बैंक को दोगे, जैसे मान लो कि आपके पास, आप यहाँ पर हो और आपके पास बहुत पैसा, अथाह पैसा, ठीक। इस पैसे को आपने क्या किया? अब आप बोलते हो कि इतना पैसा तो क्या ही करेंगे, तो आप जाते हो, बोलते हो कहीं तो रखा जाए, तो आप बैंक के पास जाते हो और बैंक को बोलते हो देखो मेरे इतने पैसे हैं और आप इस पैसे को रख दीजिए। अब इस पैसे को अगर यहाँ डिपॉजिट करते हो तो तुम क्या करोगे? पैसे को बैंक में डाल दिया। अब बैंक को क्या लगता है कि मेरे पास तो और ज़्यादा पैसा, तो पैसा, और जब इसने मुझे पैसा दिया, डिपॉज़िट किया, क्या किया इसने? इसने मेरे यहाँ डिपॉज़िट कर दिया। जब डिपॉज़िट किया तो इसको मुझे इसके बदले में कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है? इंटरेस्ट तो देना पड़ता है। बैंक ने सोचा कि चुपचाप पैसा पड़ा हुआ है, मेरे पास तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बैंक को फ़ायदा करना है। व्हाट बैंक डिड वाज़, बैंक आता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग, इंडिया में तो सबको ज़रूरत है, दुनिया में हर जगह ज़रूरत है। किसी को घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, हाउस, ठीक है? किसी को बिज़नेस खोलने के लिए पैसा चाहिए, किसी को पढ़ने के लिए पैसा चाहिए। तो बैंक क्या करती है, इन सारे टारगेट ग्रुप्स के पास जाती है और इन सारे को बोलती है कि यार मैं तुमको भी लोन दूँगा, मैं तुमको भी लोन दूँगा, मैं तुमको भी लोन दूँगा, मैं तुमको भी लोन दूँगा। तो बैंक सबको क्या बोलती है? तुमको पैसा चाहिए ना? मैं क्या करती हूँ एज़ अ बैंक, आई विल गिव यू लोन, ठीक है? लोन नंबर 1, लोन नंबर 2, लोन नंबर 3, लोन नंबर 4। दीज़ आर 4 टारगेट ग्रुप्स। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये चारों अलग टारगेट ग्रुप है। मेबी लेट्स से इसको घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो इसको इसको कौन-सा लोन मिलेगा? इसको घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, इसको कौन-सा लोन मिलेगा? इसको मिलेगा हाउसिंग लोन। बोलो, इसको पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, तो कौन-सा लोन मिलेगा? एजुकेशन लोन। इस 3 और 4 को किसके लिए पैसा चाहिए? इन दोनों को मिलके क्या करना है पता है? इन लोगों को एक फैक्ट्री लगानी है। यहाँ पे मेरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे अगेन हम लोग चलेंगे चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 से भी पहले वाली बात में, ग्राउंड ज़ीरो, जो कि पढ़ा हमने कि किस तरीके से फैक्ट्री बन रही है। फैक्ट्री की बात आ गई, प्रोडक्शन की बात आ गई। अब ये लोन से मैंने एक बात ध्यान लगाओ कि मैंने आपको, चलो पास्ट में चलते हैं और एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये चीज़ देखना ध्यान से, कैपिटल। इस कैपिटल से क्या करा इसने? इस कैपिटल से इसने मशीनें लगाई। बोल यार, कैपिटल से मशीनें लगाई। अब ये कैपिटल आया कहाँ से होगा? ये कैपिटल बैंक ने दिया इनको। मतलब बैंक ने किस फॉर्म में दिया? लोन के फॉर्म में दिया। और ये बैंक को वापस क्या दे देगा? इंटरेस्ट दे देगा। हाँ कि ना? बैंक को क्या देगा वापस? इंटरेस्ट दे देगा। इसका मतलब, और ये इस पैसे को कैपिटल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पैसे से मशीनरी खरीदेगा। अगर वो इस पैसे को फूँक के आग लगा दे, या इस पैसे को लेट्स से कि लॉस एंजेलिस जाके, दुबई ट्रिप जाके, वेस्ट कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज़ घूम के, यूरोप ट्रिप पे उड़ा दे इस पैसे को, तो क्या कैपिटल बोलेंगे? नहीं। या इस पैसे से वो लोगों को सैलरी दे दे, तो क्या कैपिटल बोलेंगे? नहीं। कैपिटल कब बोलेंगे लोन के पैसे को? जब उस पैसे से ही इज़ बाइंग कैपिटल गुड्स। व्हाट इज़ कैपिटल गुड्स सर?
कैपिटल गुड्स आर दोज काइंड ऑफ गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन द फर्दर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब कि अगर इसने इससे मशीनें खरीद ली, उस मशीन से और आगे प्रोडक्शन होगा क्या? आज एक मशीन मान लो लेट्स से कि 100 मैगी बना रही है, मैंने 10 मशीन और डाल दी, तो मेरे पास कितनी मैगी एक्स्ट्रा मैगी बनी? यस, तो प्रोडक्शन इंक्रीज, यस, द प्रोडक्शन इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज एंड अल्टीमेटली द इकोनॉमी विल बूस्ट अप। दैट इज व्हाई अगर मैं बोलूं अब मैं आपको बहुत अच्छे से लिंक करना चाह रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिस इज कॉल्ड एज द वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ। पूरे मेंस का बता देता हूँ मैं आपको एक बात, पूरे यूपीएससी मेंस एग्जाम का आज तक कम से कम नहीं भी तो 3 4 5 क्वेश्चन पूछा है जो कि मेंस में आपके वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ अगर समझ चुके हो तो आप आंसर कर सकते हो, नहीं तो आपके आंसर करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। मेंस के 5 सवाल बता रहा हूँ, ठीक है? ये इस कंसेप्ट से निकलेगा, प्री में तो निकलेगा ही निकलेगा, मेंस का भी है। ये मुद्दा क्लियर हुआ क्या कि बैंक वाला हमने देखा कि बैंक के पास ज़्यादा पैसे हैं तो बैंक लोन पे चला रहा है पैसे। हाउसिंग लोन दिया, एजुकेशन लोन दिया, एक बंदा आया फैक्ट्री के लोन माँग रहा है। अब वहाँ से वापस कनेक्ट करके यहाँ पे आते हैं। अब जब फैक्ट्री के लिए लोन माँग रहा है तो उस लोन से इसने अगर 2 ऑप्शंस, या तो उस पैसे से लोगों को सैलरी दे दे या उस पैसे से कुछ चीज़ खरीद प ले, या फिर मान लो कि पॉलीथीन खरीद ले। ये सब जब पॉलीथीन खरीद लिया उस पैसे से, मैगी का पाउच खरीद लिया तो वो तो वेस्ट हो जाएगा। दैट इज़ पेरिशेबल, दैट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। बट अगर उस पैसे से इसने मशीनें खरीद ली, तो मशीन कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। ऑफ कोर्स मशीन इज़ गोइंग टू हैव डिप्रिसिएशन, ऑफ कोर्स द मशीन विल हैव वियर एंड टियर, बट दैट विल बी अ लॉन्ग टर्म डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन, ठीक है? बट ऑन द ब्रॉडर लेवल हम बोल सकते हैं कि मशीन मैं कैन आई से और नॉट कि मशीन को 20 साल तक यूज़ कर सकते हैं। पर भाई खराब होगी तो बना लेंगे बट यूज़ तो कर सकते हैं। एवरी मशीन विल इंक्रीज माय प्रोडक्टिविटी, माय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। एक मशीन 100 10 बना रहा है तो 10 मशीन और लगा देंगे तो दो 10 into 10 एक्स्ट्रा मतलब बन गया हमारा 110 बन रहा है अब। एक मशीन से अगर 10 बन रहा है तो 10 मशीन और लगा दिया तो 10 into 10 मतलब 100 एक्स्ट्रा बन गया, मतलब टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है 110। मैंने प्रोडक्शन मेरी इंक्रीज हो गई। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज तो बिकेगा भी तो माल, माल बिकेगा तो पैसा आएगा, दैट इज द एनुअल। पैसा आएगा तो मतलब क्या होगा मेरा टोटल, अगर मैं प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दूंगा इसका मतलब मेरे देश में अगर टोटल मैगी मैगी बन रहा है, सिर्फ मैगी बन रहा है देश में मेरे, और मैगी बनाने के लिए मैंने फैक्ट्री बैंक से लोन लिया, बैंक से मैंने लोन लिया और लोन लेके मैंने फैक्ट्री मैगी की और मशीनें लगा दी। तो मेरा मैगी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ क्या? यस। माय प्रोडक्शन ऑफ मैगी इज़ इंक्रीज़्ड, यस। इफ माय प्रोडक्शन ऑफ मैगी इज़ इंक्रीज़्ड, कैन आई से कि अब मैं अगर सारे मैगी को जोड़ दूँ, तो कैन आई से कि मेरा डोमेस्टिक में घर के अंदर में जो प्रोडक्शन हो रहा था उसका ग्रॉस जो है दैट इज़ इंक्रीज़्ड। अरे यार सर ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? अगर ये मैगी मैगी सारा का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया, सबने लोन लिया, सबने लोन लिया, सबने कैपिटल डाला, सबने मशीनें लगाई, सबका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, तो ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये भी तो इंक्रीज़ होगा। अरे सर एक बात बता दो मुझे कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर इंक्रीज़ हो गया है, किसी भी कंट्री में अगर जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है, ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट चल रहा है यहाँ पे। 1 सेकंड के लिए दिमाग बचाना मत, अगर नहीं समझ में आया दोबारा देखो वीडियो को। जीडीपी अगर इंक्रीज़ हो रहा है किसी भी कंट्री में, ठीक है? तो इसका फ़ायदा क्या है? कि द जीडीपी इज़ इंक्रीज़ मतलब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़। अरे भाई प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ होगा, तो इसके पास मशीन को चलाने के लिए लेबर भी तो चाहिए होगा, तो लेबर विल बी इंक्रीज़्ड। अगर लेबर इंक्रीज़ होगा तो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा क्या? येस। और अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो क्या लोग के पास पैसे आएँगे? येस। अब इसको यहाँ पे रोक लो, इसको फिर मैं कनेक्ट करूँगा, ठीक है? तो कहने का मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, अब वापस चलते हैं बैंकिंग के ऊपर और सबको लिंक कर देंगे एक बार फाइनली, ठीक है? बैंकिंग ने इस फैक्ट्री को पैसे दिए, अब इसको मैं एक सेपरेट पेज में लेके आपको बताना चाहता हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? अभी इस सबको मैं एक पल के लिए मिटा दूँ क्या? नहीं छोड़ो, मत मिटाओ, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। लेट मी जस्ट डू दिस, 1 मिनट। मैं मानता हूँ कि मेरे पास ये बंदा है, इसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। एक और है, लेट्स से कि इसका नाम क्या है? लेट्स से कि ये क्या बोलें इसको? अ, उम, लेट्स से कि ये क्या नाम दें इसको यार? कुछ भी नाम दे दो बढ़िया-सा। लेट्स से इसको ए ही बोल लो यार, ठीक है? ये बी है, ठीक है? और लेट्स से कि यहाँ पे कोई बंदा है, ये सी है, ठीक? ए, बी एंड सी। इन तीनों के पैसे बहुत ज़्यादा। अब ये लोग क्या करते हैं, दे ऑल आर गोइंग टू बैंक्स। ये कहाँ जा रहे हैं? ये बैंक्स में जाते हैं और बैंक्स में जाके क्या कर रहे हैं ये लोग? डिपॉज़िट कर रहे हैं, ठीक? ये लोग क्या कर रहे हैं? डिपॉज़िट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिपॉज़िट कर रहे हैं। दे आर गोइंग टू द बैंक एंड डिपॉज़िटिंग देयर मनी। बैंक बदले में क्या दे रहा है इनको? बैंक इनको बदले में अरे! बैंक बदले में क्या कर रहा है? इनको इंटरेस्ट दे रहा है। बैंक बदले में क्या कर रहा है? इनको इंटरेस्ट दे रहा है। बैंक बदले में क्या कर रहा है इसको? इंटरेस्ट दे रहा है। इतनी बात तो क्लियर है। अब मान लो कि इसने 100 करोड़ दिया, इसने 100 करोड़ दिया, इसने 100 करोड़ दिया। बैंक के पास कितने पैसे हैं?
300 करोड़, ठीक है। अब बैंक इस पैसे को क्या कर रहा है, बैंक को लगता है 300 करोड़ पे रख के क्या करें, तो इसको पूरा लोन पे चला देते हैं। बैंक क्या कर रहा है, बैंक आता है, लेट्स से कि ये बंदा है, इसको फैक्ट्री लगानी है, ठीक है। तो फैक्ट्री के लिए इसको मान लो लेट्स से कि इसको 200 करोड़ रुपए चाहिए। बैंक बोलता है कि चलो 100 करोड़ रुपया रख लो, 200 करोड़ रुपए लोन पे चला दो। तो बैंक ने इसको 200 करोड़ रुपया दे दिया। अब 200 करोड़ रुपया किस चीज़ में दिया? 200 करोड़ रुपया इसको दे दिया एज़ अ फॉर्म ऑफ लोन। अच्छा, तो बैंक डिपॉज़िट के फॉर्म में पैसा लेता है और लोन के फॉर्म में पैसा चला देता है, और डिपॉज़िट के फॉर्म में जो पैसा लेता है उस पे इंटरेस्ट देता है, और जो लोन के फॉर्म में पैसा देता है उस पे इंटरेस्ट लेता है। इसका मतलब कि यहाँ पे बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट। तो इसका मतलब कि मेरे पास एक तो इंटरेस्ट वो है जो बैंक दे रहा है, ये इंटरेस्ट पेड बाय द banks to the consumers. This is interest paid the by the by the consumers to the banks. ठीक है, ये उल्टा है। अब एक बात बताओ, लेट्स से कि ये इंटरेस्ट का रेट मान लेट्स से मेरे पास 6% है, और इस इंटरेस्ट का रेट लेट्स से कि मेरे पास 12%, 12 से 14% है। मुझे बता दो कि इसने दिया तो कम है बट लिया ज़्यादा है। 6% दिया है और लिया है 12%, तो टोटल इसके पास प्रॉफिट कितने का हुआ? 6% का हुआ। दिस इज व्हाट एंड हाउ banks are making money, and this concept is called as your concept of credit creation by banks। इतने इजीली मैं बताया आपको, ये सब कंसेप्ट समझने में लोगों को दिक्कत आती है। दिस इज द, इसी को तो बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन का सिस्टम बाय बैंक। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन। की बैंक पैसे बनाता कैसे, हाउ बैंक्स आर मेकिंग मनी। डिपॉजिट लेता है उसको इंटरेस्ट देता है कम, और जिसको लोन देता है उससे इंटरेस्ट देता है ज्यादा, और ज्यादा लेता है इसमें 12% से 6%, तो 6% एक्स्ट्रा जो बना, ये बैंक की इनकम का सोर्स है। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान समझना मैं बोल रहा हूँ जो आपको। अब आरबीआई का क्या रोल है यहाँ पे? इस बैंक के पास 300 करोड़, दे दिया 200 करोड़, बचे 100 करोड़। दिमाग में आता है क्या कि बचा हुआ 100 करोड़ भी चलाते हैं। अब किसी एक दूसरे मुर्गे को पकड़ते हैं, उस मुर्गे को पकड़ के उसको बचा हुआ जो 100 करोड़ है उसको चला देते हैं, ठीक है? एक और मुर्गा पकड़ते हैं और इसको बचा हुआ 100 करोड़ रुपया भी दे देते हैं, ठीक है? अब आरबीआई यहाँ पे बैठ के आरबीआई देख रही है, बोल रही है कि अच्छा बेटा तुमको हम बताते हैं, ठीक है? तुम तो नेता बन रहे हो, तुमको लगता है कि 100 का 100 करोड़ चला देंगे हम लोन पे, ठीक है? अब ये जब 100 करोड़ बोला चलाने के लिए, आरबीआई की बोलती है कि अरे, 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 रुक, 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 रुक जा। आरबीआई व्हाट आरबीआई सेइंग कि तूने अगर सारा का सारा पैसा लोन पे चला दिया, ठीक है? तो ये जो बैठे हैं, ये पागल बैठे हैं। ये जब माँगने आएँगे पैसा अपना डिपॉज़िट निकालने के लिए, क्योंकि डिपॉज़िट है, कभी भी निकाल सकते हैं, तो तुम इसको पैसा कहाँ से दोगे? तो बैंक विल रन इन अ सिचुएशन जहाँ पे बैंक विल नॉट बी एबल टू फुलफिल, बैंक विल नॉट बी एबल टू गिव द deposit of the depositor. तो बैंक will run into a crisis, yes or no? Yes. If the bank is running into a crisis, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बैंक रन। तो टू अवॉइड दिस सिचुएशन ऑफ बैंक रन क्या है? बैंक रन इज द इशू विद द बैंक्स। इस बैंक रन के सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आरबीआई क्या बोलती है कि बेटा ये नेता मत बनो, सारा पैसा तुम लोन पे मत चलाओ। व्हाट यू शुड डू कि कुछ पैसे को ना तुम रिजर्व में रख दो। बैंक पूछती है कैसा रिजर्व? तो आरबीआई बोलती है दो तरह का रिजर्व, एक कैश के फॉर्म में रखो सीआरआर, और एक सिक्योरिटी के फॉर्म में रखो एसएलआर। तो कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, दो तरह का ले। अब इसमें क्या इंटरेस्ट मिलता है नहीं मिलता है, हम डिटेल्स बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ समझो कि बेसिक पढ़ रहे हैं, किस पे इंटरेस्ट मिलता है, किसका क्या लिमिट होता है, 14 दिन फोर्टनाइट सेट होता है, डेली सेट होता है, क्या होता है, कौन सा क्या चीज़ है नहीं, वो सब बाद में बात करेंगे, टेक्निकलिटी बाद में। अभी सिर्फ समझो क्या है, कहानी समझो सिर्फ। तो आरबीआई ने क्या बोला, रिजर्व रखो सीआरआर एसएलआर के फॉर्म में। अब ये रिजर्व रख लो, तो तुम्हारे पास मान लो कि तुम्हारे पास 300 करोड़ रुपया है, तो 300 करोड़ का इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। आप बोलोगे कि ये क्या सिस्टम पढ़ा दिया, एनडीटीएल क्या बला है? एनडीटीएल इज नथिंग, इट्स वेरी इजी थिंग, मैं बता दूंगा आपको एनडीटीएल क्या है। अभी के लिए बता दूं क्या? अभी देखो सुन लो। मान लो कि ए जो पैसा जमा करता है ना, ये जमा करता है डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। बी जो जमा करता है ना, ये टाइम डिपॉजिट है। आपको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि इसको जब चाहे ये पैसा निकाल के जा सकता है। ये टाइम डिपॉजिट का मतलब है कि एक फिक्स टाइम के लिए उसने पैसा डाल दिया, उससे पहले निकालेगा तो पेनल्टी कटेगी, दोनों लोग निकालेंगे ही नहीं पैसा। टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट तो अलग तरह डिपॉजिट है। अब लायबिलिटी क्यों लिख रहे हो यहाँ पे तुम? सर लायबिलिटी क्यों लिख रहे हो? एनडीटीएल, एवरी डिपॉजिट व्हिच इज मेड बाय द कंज्यूमर्स टू द बैंक्स इज द लायबिलिटी ऑफ द बैंक्स। अब आप बोलोगे व्हाट इज लायबिलिटी एंड व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी क्या होता है? बिल्कुल समझ लो, 2 मिनट में समझ लो लायबिलिटी क्या होता है। तो लेट मी अंडरस्टैंड यू माय फ्रेंड्स, बहुत शॉर्ट में, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बहुत बेसिक बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखो सिंपल सी बात, सिंपल भाषा में समझ लो कि लायबिलिटीज वो चीज होती है जिस पे आपको कुछ देना है, सिंपल भाषा में।
असेट वो चीज़ होती है इसमें आपको कुछ ना कुछ मिलता है। यू आर गेटिंग समथिंग एसेट, गेटिंग सम रिटर्न, आपको क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग सम रिटर्न, एसेट, रिटर्न, देन इट इज़ एसेट। अगर आपको कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है उसमें, आप अगर दे रहे हो, आपके ऊपर कुछ बोझ बन गया है, बर्डन बन गया है, यू आर सपोज्ड टू गिव समथिंग, देन दैट इज़ योर लायबिलिटी। ठीक है? समझे क्या इस बात को? अब एसेट कैन बी फाइनेंशियल एसेट, एसेट कैन बी फिजिकल एसेट, लायबिलिटीज़ कैन बी ऑफ अदर टाइप, मेनी टाइप्स, ये सब बाद में बात कर लेंगे। आई मेक यू अंडरस्टैंड बाद में कि एसेट लायबिलिटी क्या है, अभी के लिए इतना समझ लो, क्लियर होगी बात? तो लायबिलिटीज़ कैसे है बैंक वाला? मैंने अगर बोला कि इस बंदे ने अगर बैंक में पैसा दिया, बैंक में डिपॉज़िट किया, इस बंदे को तो इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है ना? तो बंदे के लिए तो एसेट हो गया ये पैसा। लेकिन बैंक्स को ये पैसा कभी ना कभी रिटर्न करना है। बैंक्स के ऊपर ये बर्डन है एंड दैट इज़ व्हाई एवरी डिपॉज़िट व्हिच इज़ मेड बाय अ डिपॉज़िटर, ये क्या है? डिपॉज़िटर है, ठीक है? मेड बाय द डिपॉज़िटर टू द बैंक इज़ अ लायबिलिटी फॉर द बैंक। तो सेम अमाउंट मान लो इसने 100 करोड़ रुपया डिपॉज़िट किया, ठीक है? और इसने 100 करोड़ रुपया डिपॉज़िट किया, तो ये तो 100 का 100 करोड़ लायबिलिटी है बैंक के लिए, कभी ना कभी तो लौटाना है। सेम डिपॉज़िट इज़ इक्वल टू 100 करोड़। इसका मतलब कि डिपॉज़िट इज़ इक्वल टू डिपॉज़िट ऑफ द डिपॉज़िटर इज़ इक्वल टू लायबिलिटी ऑफ द बैंक्स। इतनी बात क्लियर है क्या? बैंक्स वही सेम सेम अमाउंट, दोनों में 100 करोड़ है, ये भी 100 करोड़, जितना डिपॉज़िट किया उतना ही तो रिटर्न करेगा, और उतना ही तो लायबिलिटी क्रिएट होगा। तो दैट इज़ द कांसेप्ट कि वही सेम 100 करोड़ रुपया जो डिपॉज़िटर मैंने जमा किया, तो मेरी तो डिपॉज़िट है, मैं तो कभी निकाल सकता हूँ। बट बैंक के लिए लायबिलिटी, क्योंकि बैंक को कभी ना कभी उसको देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई सेम अमाउंट इज़ लायबिलिटी टू बैंक। इसीलिए अब मैं अगर इस एग्ज़ाम्पल वापस लेके चलूँ आपको, कि इसने अगर डिमांड डिपॉज़िट किया, ध्यान से समझना, कि जब डिमांड चाहे तब इसको डिपॉज़िट डिमांड के फॉर्म में किया, कि जब चाहे तब ले सकता है। तो इसकी लायबिलिटी भी तो डिमांड के फॉर्म में हुई। अब मैं तो बताया आपको कि डी इज़ इक्वल टू एल होता है, डिमांड इज़ इक्वल टू लायबिलिटी। डिमांड इज़ विद रिस्पेक्ट ऑफ द डिपॉज़िटर एंड लायबिलिटी इज़ विद रिस्पेक्ट टू द बैंक, सेम चीज़ ही है। सिंस इट्स अ डिमांड टाइप का डिपॉज़िट, कैन आई से इट्स अ डिमांड टाइप का लायबिलिटी आल्सो? यस और नो? क्योंकि लायबिलिटी कैसी है कि कभी भी आपको देना पड़ सकता है भैया, जब डिमांड करेगा। और चूँकि ये टाइम तरह का डिपॉज़िट है, टाइम डिपॉज़िट है कि टाइम भी फिक्स होगा इसका, तो इट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ टाइम टाइम लायबिलिटीज़, टाइम लायबिलिटीज़ होगा, क्योंकि एक टाइम फिक्स होगा तभी मेरे को देना है, ठीक है? अच्छा सर, अब मैं अगर दोनों को जोड़ दूँ, अगर मैं डिमांड डिपॉज़िट प्लस टाइम डिपॉज़िट को अगर जोड़ दूँ, इसका मतलब डिमांड डिपॉज़िट को कैन आई राइट एज़ डिमांड लायबिलिटी एंड टाइम डिपॉज़िट को कैन आई राइट एज़ टाइम लायबिलिटी। अगर दोनों को मैं जोड़ के दोनों का सम निकाल दूँ, इसी को तो बोलते हैं नेट ऑफ डिमांड लायबिलिटीज़ एंड टाइम लायबिलिटीज़, और इसी को तो हम बोल रहे हैं एनडीटीएल। क्या रॉकेट साइंस है इसमें? तो रॉकेट साइंस है क्या? कुछ नहीं है, ठीक है? अच्छा, एक और कांसेप्ट, बहुत प्यारा कांसेप्ट समझो आप। मैं अगर आपसे एक एक चीज़ और मैं आपसे पूछ लूँ, ये कॉन्सेप्ट समझते हो क्या? लिक्विडिटी का, ये समझते हो व्हाट इज़ लिक्विडिटी? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लिक्विडिटी? मैं अगर बोलता हूँ लेट्स से मेरे पास सोना है, मैं बोलता हूँ मेरे पास एक ज़मीन है, मैं बोलता हूँ मेरे पास पैसा है, बोलता है ना कि मेरे पास घर है, पैसा है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? तो मेरे पास मान लो लेट्स से कि पैसा है, मेरे पास सोना है, एक बोलता है मेरे पास पैसा है, एक बोलता है मेरे पास सोना है, एक बोलता है मेरे पास घर है, एक में ये है, ज़मीन है, ठीक है? 3 चीज़ें हैं मेरे पास, एक के पास तो एकदम खरा पैसा है, ठीक है? एक के पास तो मनी है, एक के पास आपके गोल्ड है, प्योर गोल्ड है इसके पास, एकदम रॉ गोल्ड है, गोल्ड के बार्स हैं, ठीक है? और एक के पास लैंड है। मुझको एक बात बताओ कि अब कल को इसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, इसको अपने बच्चे को भेजना है हार्वर्ड में पढ़ाने के लिए, इसको ज़रूरत है 2 करोड़ रुपए की। सबके पास 2-2 करोड़ रुपए हैं, इसके पास 2 करोड़ रुपए पैसे हैं, ठीक है? इसके पास 2 करोड़ का सोना है, इसके पास 2 करोड़ की ज़मीन है। ये मेरा राम है, लेट्स से कि ये मेरा राम है, ठीक है? ये मेरा ये मेरा रमेश है और ये मेरा सुरेश है। 3 बंदे हैं, तीनों के बच्चे हैं, तीनों का बेटा है, तीनों की बेटी है, जो भी मान लो। तीनों के बच्चे, एक इसका बेटा है, इसकी बेटी है, इसका बेटा है, जो भी है। दे आर गोइंग फॉर अब्रॉड टू स्टडी, सबको हार्वर्ड में जाना है, ठीक है? या सबको किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी में जाना है और सबको 2-2 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और सबके पास, इसके पास पैसा था, इसके पास सोना था, इसके पास ज़मीन थी। अब कॉलेज में अगर फीस को डिपॉज़िट करना होगा, तो सबसे आसानी से कौन कर पाएगा डिपॉज़िट? मतलब कि डिपॉज़िट करना मतलब एक ट्रांज़ैक्शन करना, येस और नो? तो ट्रांज़ैक्शन करना, एक वर्ड ही लिखूँ मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ? इजाज़त है आपकी? ट्रांज़ैक्शन करना। तो ट्रांज़ैक्शन करने में
सबसे जल्दी ट्रांजैक्शन किसका होगा, राम का कि रमेश का कि सुरेश का? राम का। क्यों? क्योंकि आपको अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन पैसे के फॉर्म में ही करना है। तो द ईज़िली सबसे कौन कर पाएगा, राम। उसके बाद अब बताओ कि गोल्ड को देखो अल्टीमेटली देना तो पैसे के फॉर्म में है। आपको मान लो कि यहाँ पे आपका कॉलेज है, ये कॉलेज है, कॉलेज बोलता है कि सिर्फ पैसा ही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे, रुपए के फॉर्म में लेंगे, डॉलर के फॉर्म में लेंगे, जैसे भी लेंगे। तो ये तो गया और इसने इसको कन्वर्ट कराया डॉलर में, अब इसने डॉलर में पैसा पे कर दिया। इसका ओनली थिंग वाज़ दैट कि इसको कन्वर्जन करना पड़ा और करना पड़ा। अब मैं अगर बोलता हूँ इन दोनों ने क्या बोला कि अरे यार मेरे पास तो पैसे तो है नहीं, तो अब ये गोल्ड वाला क्या करेगा, ये गोल्ड वाला पहले इस गोल्ड को सेल करेगा, सेल करके फिर रुपया लाएगा, रुपया लाके फिर डॉलर में कन्वर्ट करेगा और फिर देगा, फिर डॉलर में कन्वर्ट करेगा और फिर देगा। इतनी बात क्लियर है? ओके। लैंड वाला भी सेम काम करेगा कि पहले रुपया में कन्वर्ट करेगा और फिर जाके इसको डॉलर में देगा। इतनी बात क्लियर है? लेकिन सबसे ईज़िली कौन दे पाया, राम। और अब टक्कर किसमें है, रमेश और सुरेश। इसमें से ईज़िली कौन दे पाएगा, रमेश या सुरेश? सोना बेचना ईज़ी कि ज़मीन बेचना ईज़ी? सोना बेचना is more easy than बेचना ज़मीन। That is why again if gold has to be transacted, it will be transacted easily, yes, as compared to land, and even as compared to comparison to gold, the money can be transacted, the rupiah can be transacted even more easily than the college. In this thing, the ease of transaction, the ease of a commodity to be transacted is what we call as a liquidity. जिस ease से करेंगे उसको liquidity कहते हैं, and that ease is liquidity. बता दो मुझे एक बात, लिक्विडिटी राम की ज्यादा कि सुरेश की ज्यादा कि रमेश की ज्यादा? लिक्विडिटी का अगर ऑर्डर बोलूं, अगर मैं बोलूं इसको ट्रांजैक्शन का ईज ऑफ ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज अ लिक्विडिटी। और मैं अगर लिक्विडिटी का इसमें ऑर्डर बताना चाहूं तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी है, राम की है। उसके बाद रमेश की है क्योंकि रमेश के पास सोना है, सोना इजीली बिक पाया। और उसके बाद किसकी है, सुरेश की। तो द एबिलिटी ऑफ एन एसेट टू बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांजैक्शन, टू बी कन्वर्टेड इनटू अ ट्रांजैक्शन जितनी इजीली हो पाएगा उसकी लिक्विडिटी उतनी ज्यादा। द मोर इजी इट इज टू कन्वर्ट इनटू ट्रांजैक्शन, द लिक्विडिटी विल बी हायर। इतनी बात क्लियर है? ओके। हमने कितने सारे कंसेप्ट समझे हैं, आपको आइडिया भी नहीं है कितने इजीली हमने कितने कॉन्सेप्ट को समझ लिया इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि बैंक पैसा कैसे बनाते हैं, हाउ डू बैंक्स मेक्स मनी। ठीक है, आपने समझ लिया कि आपने समझ लिया, एक समझ लिया कि साइकिल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, एंड आपने कॉज इफेक्ट समझ लिया, एंड आपने समझ लिया कि पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये पूरी इकोनॉमिक्स है आपकी। दिस इज द इंटायर, मैं पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूँ इस पेज से। ठीक है, अभी तो बहुत चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई है आपको, पढ़ाऊँगा आगे जाके। पूरी इकोनॉमिक्स मैं यहाँ से पढ़ा सकता हूँ आपको। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। इतना कमांड है इकोनॉमिक्स के ऊपर यार, ठीक है? कि बिना किताब खोले मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूँ। अब मेरा कोई इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, आई एम जस्ट एन इंजीनियर, ठीक है? सिविल इंजीनियरिंग करी है, तो ऐसा मत समझना कि आपको नहीं आएगा, मुझे आता है तो आपको भी आएगा, ठीक है? थोड़ा-सा 2 मिनट साँस ले लेते हैं। वैसे तो साँस नहीं लिया, कितना हो गया, 1 घंटा हो गया, नॉन स्टॉप चला है, 1 मिनट साँस लेने दो, थोड़ा-सा पानी-वानी पी लिया जाए। और सब बढ़िया है? कोई दिक्कत वगैरह? पूछो तो मिलेंगे संडे को। रिकॉर्डेड है, आपको लग रहा है पागल जैसा बात कर रहा है, बट ठीक है, पागल जैसा ही बन के इंसान को वो जुनून होना चाहिए किसी भी काम करने के लिए। वो अपने में है, अपने को पढ़ाने का तो आपको पढ़ने का भी होना चाहिए। पढ़ना पढ़ के 6 महीने अपना सब कुछ देंगे हम लोग, मैं खड़ा हूँ इधर तो आप भी हो। इस तरीके से अगर मैं पागल की तरह पढ़ा रहा हूँ, सुबह से कुछ नहीं कहा, जस्ट आई जस्ट हैड एन एपल एंड आई एम टीचिंग यू, यू आल्सो हैव दिस थिंग, ठीक है? हाँ जी जनाब। तो भैया हमने पढ़ लिया, एसेट लायबिलिटी भी पढ़ लिया, लिक्विडिटी भी पढ़ लिया, क्या-क्या पढ़ा हमको भी पता नहीं। अब मैं आपसे एक छोटी-सी बात और करना चाह रहा था, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पूरा का पूरा ये वाला प्रोसेस, क्या प्रोसेस? ये वाला प्रोसेस, कि बैंक पैसा कैसे बना रही है, ये समझ में आ गया हमको, ठीक है? अब अगर हमने एनडीटीएल भी समझ लिया, एनडीटीएल क्या होता है, नहीं होता है, तो वापस इस पे आ जाते हैं। तो आरबीआई ने बोला कि ये जो आपका 300 करोड़ रुपया है ना, ये आपका इस डिमांड और टाइम लिमिट को जोड़ दिया, 300 करोड़ रुपया आ गया। इस एनडीटीएल का कुछ हिस्सा आप कैश के फॉर्म में रख दो और कुछ हिस्सा अपने सिक्योरिटी के फॉर्म में रख दो, और जो पैसा बच जाए उसको आराम से नोट्स पे चलाओ। तो मोटा-मोटा मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि मेरा 100 करोड़ रुपया इसको रिजर्व में रखना पड़ गया। 100 करोड़ रुपया इतना तो नहीं रखना होता, फिर भी मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, और 200 करोड़ रुपया इसने लोन पे चलाया।
अब मेरी यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या बैंक की? यस। अब यहाँ से एक नई कहानी स्टार्ट होगी। ये बंदा अब क्या करता है, इस बंदे ने एस्टैब्लिश करी फैक्ट्री, एक मैगी की फैक्ट्री एस्टैब्लिश करता है ये बंदा। और इस मैगी की फैक्ट्री में इस 200 करोड़ रुपए में से ये 150 करोड़ रुपए का मशीन लगा देता है। एंड 150 करोड़ का मशीन लगाता है और बाकी 50 करोड़ से ये बोलता है कि मैं अपने स्टाफ की सैलरी दूँगा, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल दूँगा, मैं बाकी के रनिंग एक्सपेंडिचर चलाऊँगा। तो ये 50 करोड़ रुपए जो हुआ ना मेरे भाई, दिस 50 करोड़ इज़ नथिंग बट योर एक्सपेंडिचर। और ये प पच 150 करोड़ जो हुआ ना, ये आपका होता है इन्वेस्टमेंट। तो आपको समझना होगा एक बात कि आपको हमेशा कन्फ्यूज़न रहता होगा कि यार ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट क्या वर्ड है? इन्वेस्टमेंट इज़ दैट अमाउंट ऑफ, मैं अब इतना भी प्यारा कांसेप्ट आपको रिलेट करूँगा, दिमाग का आपका एकदम वो हो जाएगा, तारे हो जाएँगे। अभी एकदम 100% फ़ोकस लाओ दिमाग का, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट आने वाला है अभी। मैं अगर बोलता हूँ आपको कि इसको इन्वेस्टमेंट की दोनों तो खर्चे हैं। बोथ आर द पैसे का खर्चा, बट दिस पैसा इज़ खर्च्ड, ये पैसा वापस नहीं आएगा। ये पैसा प्रोडक्शन जनरेट नहीं करेगा, बट ये 150 करोड़ इज़ गोइंग टू जनरेट अदर राउंड ऑफ प्रोडक्शन। व्हाई? बिकॉज़ इससे मशीनें खरीदी गई हैं एंड ईच मशीन विल प्रोड्यूस सब्सिक्वेंट, हर साइकिल में एक नया-नया मैगी बनाएगा एंड दैट विल इंक्रीज़ द प्रोडक्शन, येस और नो? एंड द प्रोडक्शन इंक्रीज़्ड, तो इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा क्या? येस। अब अगर जीडीपी बढ़ती है तो इससे क्या फ़ायदा है, मैं अभी फिर से लिंक करूँगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट कि यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट ये हुआ क्या? यस। मैं, एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि अगर बैंक ने 200 करोड़ रुपए लोन में दिया है, तो 200 का 200 इन्वेस्टमेंट में ट्रांज़ैक्ट नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, बट 200 का कुछ पार्ट तो ट्रांज़ैक्ट होगा इन्वेस्टमेंट में। हाँ कि ना? यस। तो मैं अगर बोलता हूँ कि आज ऐसे-ऐसे अगर बैंक एक बंदे को लोन दे रही है मैगी की फैक्ट्री लगाने को, एक और बंदा अगर आ जाए, उसने अगर मान लो लेट्स से इसको फैक्ट्री एस्टैब्लिश करनी है, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल ये फैक्ट्री एस्टैब्लिश करता है, लेट्स से किटकैट की फैक्ट्री एस्टैब्लिश करता है, ठीक है? एक और बंदा आता है, वो बोलता है मैं सिगरेट की फैक्ट्री एस्टैब्लिश करूँगा, ठीक है? अब मान लो कि इन सबको ये लोन दिए जा रहे हैं, इसको 200 करोड़, इसको 100 करोड़, इसको 50 करोड़, सब मशीनें लगा रहे हैं, सबकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो सबका प्रोडक्शन जोड़ देंगे तो जीडीपी भी तो बढ़ रहा है कंट्री का, तो जीडीपी भी बढ़ रहा है। और ईच एंड एवरी वन हू इज़ डिपॉजिटिंग, अब इसकी अगर फैक्ट्री का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रहा है, तो क्या इसमें एम्प्लॉयी का अमाउंट बढ़ेगा? यस। तो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा? यस। क्या जॉब क्रिएशन होगा? यस। तो दिस विल, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास अगर लोन बढ़ रहा है, तो कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यस और नो? तो कैन आई राइट ऑन दिस पेज, डू आई हैव द, आप मुझे परमिशन देते हो यहाँ पे एक चीज़ लिखने के लिए कि इफ आई राइट यहाँ पे छोटी-सी बात, इफ आई राइट, 1 सेकंड, एकदम प्लीज़ 1 सेकंड के लिए फ़ोकस हटाना मत, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, सबको लिंक कर दूँगा अभी मैं। अगर मैंने अगर लोन को इंक्रीज़ किया है, ठीक है? अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ बैंक अगर लोन दे रही है, ठीक है? यहाँ पे कौन-सा लोन दे रही है? अगर बैंक्स अगर लोन ज़्यादा दे रही हैं, तो इसका मतलब आई कैन से कि ज़्यादा कैपिटल गुड खरीदा जा रहा होगा। कुछ पैसा तो कुछ अच्छा, एक बात समझ लो, ये मशीन को मैं बोलूँ कैपिटल गुड तो आपको कोई परेशानी है क्या? इस मशीन को मैं कैपिटल गुड बोलूँ तो कोई परेशानी है क्या? अरे यार, बोलो। इसने अगर इस एक्सपेंडिचर में मान लो कि पॉलीथीन खरीद लिया मैगी का रैपर, तो ये इसका कौन-सा गुड होगा? ये कैपिटल गुड नहीं होगा, ये नॉर्मल सा गुड है, इंटरमीडिएट गुड बोल सकते हैं इसको। आगे पढ़ाऊँगा मैं क्या होता है ये सब। कैपिटल गुड आर दोज़ काइंड ऑफ गुड जिसको आप अगर खरीदते हो ना, तो दैट इज़ इंक्रीजिंग योर प्रोडक्शन। उसको आप प्रोडक्शन में बार-बार यूज़ कर सकते हो एंड इट इज़ नॉट पेरिशेबल। अभी क्या है कि मशीन से तुमने अगर 5000 मैगी बना ली, तो अगली बार फिर से 5000 मैगी बना सकते हो क्या? यस। क्या मशीन गायब हो जाएगी? नहीं, मशीन तो वहीं रहेगी। मशीन इज़ देयर, मशीन गायब नहीं हुई, मशीन इज़ फिक्स्ड। यस। तो आपका ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसको फिक्स्ड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। आगे पढ़ाऊँगा जीएफसीएफ बाद में। अभी इतना समझ लो कि इट्स अ फिक्स्ड कैपिटल गुड, यस। एंड इफ द कैपिटल गुड को मैंने अगर फिक्स कर दिया सर, same amount is called as a investment. Investment is nothing but the fixed capital good. So that लोन के पैसे से जो कैपिटल गुड खरीदा गया, यही को इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। बाकी का पैसा कहीं डाला गया वो इन्वेस्टमेंट मेरा नहीं है। तो बोलेंगे किसी कंपनी ने अगर इन्वेस्टमेंट लिया है, अगर उस इन्वेस्टमेंट से कैपिटल गुड खरीद, मैं बोलूँ कि देश में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है। देश में अगर इन्वेस्टमेंट तभी बोलेंगे जब कैपिटल गुड खरीदा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट विल ओनली ट्रांसैक्ट टू द growth in economics when the investment is because of the capital goods, and capital goods को ही इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसलिए दोनों सेम चीज़ चल रही है क्या? यस। अच्छा, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई सर। ओके, बहुत क्लियर बात है। अब मुझे एक बात में डाउट हो रहा है कि इस वाले पेज में मुझे डाउट हो रहा है कि बैंक ने लोन दिया, लोन से कैपिटल गुड खरीदे गए,
और इसी कैपिटल गुड को मैंने बोल दिया कि भैया बढ़िया इन्वेस्टमेंट आया है मेरे पास। इतनी बात तो क्लियर है। इस इन्वेस्टमेंट से कैपिटल गुड से ज़्यादा मैगी का प्रोडक्शन हुआ। इसका मतलब कि इससे क्या मैं बोल सकता हूँ कि प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज़्ड। अगर प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज़्ड तो कैन आई से कि एम्प्लॉयमेंट का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा। यस, आपके पास क्या होगी सर? जॉब क्रिएशन बढ़ेगी। क्या बोल सकता हूँ कि जॉब क्रिएशन बढ़ेगी? कोई दिक्कत है बोलने में? जॉब क्रिएशन तो बढ़ेगी। तो लोन बैंक ने ज़्यादा लोन ने पैसा दिया, तो कैपिटल गुड आपका क्या हो गया? कैपिटल गुड खरीदा आपने, कैपिटल गुड से प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा तो ऑब्वियसली ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस को ज़्यादा मैगी बनेगी, तो ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, ज़्यादा लोग के पास। अब यहाँ तक रुक जाओ, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ तक रुक जाओ। अब मैं क्या बोलता हूँ आपसे कि यार एक स्टेप और पीछे चलो और मुझे एक बात बताओ कि बैंक ने लोन पे पैसा चलाया, बैंक ने पैसा छापा है क्या? नहीं। बैंक के पास पैसा बैंक पैसा लाती कहाँ से है? जो लोग डिपॉज़िट करते हैं। जो लोग डिपॉज़िट करते हैं, ये नो डिपॉज़िट क्या नहीं डिपॉज़िट कैसे हज़ारों करोड़ लोग डिपॉज़िट कर रहे हैं बैंक में। दैट इज़ व्हाट इट इज़। मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स का पुर्जा-पुर्जा खोल के रखने वाला हूँ, आप समझ नहीं रहे हो कितना इंपॉर्टेंट चल रहा है लेक्चर, ठीक है? आप अगर चुपचाप दिमाग दो तो प्लीज़ दिमाग यहाँ पर लेकर आओ प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है ये, ओके? ध्यान से समझना अभी क्या चल रहा है। अभी आपको क्लाइमेक्स आने वाला है अभी, ठीक है? अभी आपको वो फीलिंग आएगा वो बढ़िया वाला फीलिंग, क्लाइमेक्स आ जाएगा अभी, ठीक है? तो मैं अगर बोलता हूँ कि ये वाला इकोनॉमिक्स चल रहा है मेरा, ये पैसा ऐसे हज़ारों करोड़ लोग हैं, बैंक पैसा जमा कर रहे हैं। बैंक में दे आर डिपॉजिटिंग मनी, उसी पैसे को बैंक लोन पे दे रहा है। ओह! इसका मतलब ये एक सर्कल चल रहा है, ये साइकिल चल रहा है कि इनके पास पैसे थे, ज़्यादा पैसे थे, इन्होंने जमा किया, जमा करने के बाद दिस पैसा इज़ गोइंग एंड दिस पैसा इज़ गोइंग इन द हैंड्स ऑफ दिस पीपल, ठीक है? और ये कैपिटल गुड खरीदते हैं, जिससे कि कैपिटल गुड खरीदने के बाद ये वही स्टोरी यहाँ से वापस आ जाएगी। 1 मिनट, बैंक ने लोन दिया, ये तो कहानी थी, लेकिन बैंक के पास पैसे कहाँ से आए? जो लोगों ने डिपॉज़िट किए। तो लोगों ने डिपॉज़िट किए, बैंक के पास पैसा कहाँ से आया था भैया? डिपॉज़िट से आया था और ये डिपॉज़िट किया किसने था? ये हज़ारों करोड़ों जनता ने डिपॉज़िट किया था। ये जनता का पैसा बैंक के पास है। इसका मतलब कि जनता का पैसा अगर बैंक में गया, तो क्या वो पूरी इकोनॉमिक्स में घूम रहा है? यस। तो अगर लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया, तो तभी तो बैंक के पास पैसे आएँगे, तभी तो बैंक लोन देगा और बैंक लोन देगा तभी तो प्राइवेट कंपनीज़ उससे कैपिटल गुड खरीदेंगी मतलब मशीनें खरीदेंगी और कैपिटल गुड खरीदेंगी तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ये वही तो लोग हैं, इन्हीं में से तो कुछ लोग होंगे ये। अरे! एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करोगे, जॉब बनाओगे, तभी तो जॉब का सैलरी भी दोगे। तो ये वही तो लोग हैं। क्या ये लोग और ये लोग अलग हैं? ये वही तो लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया, जॉब दिया, यहाँ पर भी तो लोग हैं, पीपल आर देयर एंड दीज़ पीपल विल हैव मनी। अब व्हेन दीज़ पीपल विल हैव मोर मनी, व्हेन दीज़ पीपल हैव मोर मनी, सरप्लस होगा, ज़्यादा पैसे होंगे तभी तो बैंक में जमा करेंगे। दैट इज़ व्हाई एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, लोग पैसे कहाँ रखेंगे? बैंक में रखेंगे। लोग बैंक में आके पैसे रखते हैं एंड देन दिस विल गो। तो ये साइकिल क्यों बन गया है? आपको नहीं लगता एक बात कि दिस इज़ नथिंग बट एक साइकिल इज़ क्रिएटेड, एक साइकिल इज़ क्रिएटेड कि लोगों ने डिपॉज़िट किया, तो बैंक के पास पैसे आए, बैंक ने लोन चलाया, कैपिटल गुड खरीदा प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो इसी लोग ये वही तो लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं हम। तो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट आ गई, तो ज़्यादा लोग विल इन्वेस्ट एंड ज़्यादा लोग विल इन्वेस्ट, तो ज़्यादा लोग विल सेव मनी, ज़्यादा लोग विल सेव मनी, अब मनी सेव कहाँ करेंगे? बैंकिंग में करेंगे। अच्छा, कैन आई से दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग इज़ कॉल्ड एज़ सेविंग? बोलो प्लीज़ बोलो मुझे, कैन आई राइट दिस और नॉट? दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज़ द सेविंग्स और नॉट? सेविंग्स बोल सकते हैं, तो पैसा पीपल हैज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक इज़ कॉल्ड एज़ सेविंग्स, यस। सेविंग ही तो सेविंग डिपॉज़िट, सेविंग का डिपॉज़िट है, पैसा सेव करें, डिपॉज़िट करा बैंक में। अच्छा, सेविंग इज़ ड्राइविंग द इन्वेस्टमेंट, कैन आई से और नॉट? इफ देयर इज़ मोर सेविंग, देयर इज़ मोर इन्वेस्टमेंट, मोर सेविंग मतलब कि मोर डिपॉज़िट, मोर लोन मतलब मोर इन्वेस्टमेंट मतलब मोर कैपिटल गुड्स। इसका मतलब कैन आई राइट वन थिंग यहाँ पे, इन एन इकोनॉमिक्स, इन एनी इकोनॉमी, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास अगर सेविंग ज़्यादा, मतलब कि मेरे पास डिपॉज़िट ज़्यादा, हाँ कि ना? बोलो। अगर डिपॉज़िट सेविंग ज़्यादा, तो इसका मतलब सेविंग ज़्यादा होने से क्या हो रहा है? सेविंग ज़्यादा होने से बैंक के पास पैसे ज़्यादा, लोन चलाया वगैरह-वगैरह। इसका फाइनल कंक्लूज़न क्या निकला कि इन्वेस्टमेंट इज़ ज़्यादा। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा क्यों है भैया? क्योंकि उस पैसे से हमने कैपिटल गुड खरीद लिया है प्राइवेट सेक्टर ने। अब अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, तो इससे क्या हुआ? इसने
प्रोडक्शन को बढ़ाया, प्रोडक्शन ज़्यादा। अब प्रोडक्शन ज़्यादा, कैन आई से कि आपने क्या करा? जॉब क्रिएशन करा। अगर जॉब क्रिएशन करा, तो जॉब क्रिएशन से क्या हुआ? आपके पास कैन आई राइट कि आपके पास सरप्लस पैसा आया। अब आपके पास सरप्लस अगर मनी आएगा, तो आप तो अगेन यू विल गो फॉर टू सेव इट, एंड व्हेन यू वांट टू सेव इट, देन यू विल अगेन गो फॉर द बैंक्स। कैन आई से इट्स अ साइकिल व्हिच इज क्रिएटेड? बोलो, बोलो यार। दिस इज व्हाट वी कॉल एज़ द वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको? तो हम प्यार से बोलते हैं वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ। ठीक है? क्यों? अब मैं अगर बोलता हूँ कि सेविंग को बढ़ाना चाहती है सरकार, इसीलिए गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग कॉल्ड एज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन योजना। एंड सरकार बोलती है कि लोगों की बैंकिंग की हैबिट को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि आज भी लोग क्या करते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज से पैसे रखते हैं, सोना के फॉर्म में रखते हैं। अगर लोग ने क्या बोला कि मैं बैंक में पैसे ना रख के मैं सोने के फॉर्म में घर में पैसा रखूं, तो क्या होगा उससे? तो ब्लैक मनी का टेंशन है। दूसरा, इकोनॉमी में पैसा तभी घूमेगा जब पैसा बैंक के पास है, क्योंकि बैंक्स विल बी सर्कुलेटिंग द मनी इन द इकोनॉमिक्स, एंड दैट विल इंक्रीज द मनी मल्टीप्लायर। यही तो सवाल यूपीएससी ने पूछा कि मनी मल्टीप्लायर यूपीएससी अगर एग्जाम में ये हो रहा है, तो कैसे बढ़ाया घटाया जा सकता है? बाय इंक्रीजिंग द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। ये आपके मेंस प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सवाल है। ठीक है? तो मैं अब समझ में आ रहा है क्या चीज़ है? सेविंग्स बढ़ाने का मतलब है कि लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे तभी तो सेव करोगे। पैसे ज़्यादा कब होंगे? जब ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जॉब क्रिएशन होगा। और जॉब क्रिएशन कब होगा? जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ज़्यादा प्रोडक्शन करने ज़्यादा आपको कैपिटल गुड चाहिए होगा, और ये कब होगा? इसके लिए लोन चाहिए होगा, और लोन तो बैंक ही देगा, और बैंक के पास तो पैसे कहाँ से आना है? यहाँ से। तो अगर आपको सेविंग बढ़ाना है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये पूरा साइकिल चलता है। बस एक भी लिंक ब्रेक होगी तो ये हो जाना है। समझे? दैट इज़ हाउ द एंटायर इकोनॉमिक्स इज़ फंक्शनिंग। ये आपके पूरे इकोनॉमिक्स का जिस्ट है। ठीक है? दिस इज़ द जिस्ट ऑफ योर एंटायर इकोनॉमिक्स। इसी बेसिस पे आपकी पूरी इकोनॉमिक्स वर्क करती है। ठीक है? अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ और प्यारी-प्यारी बातें समझाता हूँ। ठीक है? यहाँ तक आपको मामला मुद्दा क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? ओके। अब मैं एक प्यारा सा कंसेप्ट समझाता हूँ आपको कि यूपीएससी ने मेंस एग्ज़ाम में इस कॉन्सेप्ट से अगेन 5-6 सवाल पूछे हैं। घुमा-फिरा के एक ही बातें पूछता है। अब मैं अगर बोलता हूँ आपसे कि ये जो कैपिटल गुड बना, ये जो मैगी बनी, ठीक है? आर दीज़ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इसका मतलब आज अगर इंडिया में मैं बोलता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? आई हैव टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एंड हाउ कैन आई बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? बाय गिविंग मोर सेविंग्स, बाय गिविंग लोगों को स्किल्स, by giving producing jobs. And how can I produce jobs? By giving, by putting up more industries. And how can I put up more industries? By more savings, क्योंकि सेविंग के पैसे से ही बैंक लोन चलाएगा। तो दिस हैज टू बी गो, दिस हैज टू बी डन। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट कर दिया, तो क्या जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा? तो मेरा सेंटर क्या है? सेंटर है कि सरकार को क्या करना चाहिए? अब गवर्नमेंट, व्हाट गवर्नमेंट विल डू, गवर्नमेंट ऐसा करेगी कि गवर्नमेंट आके अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग को अगर बूस्ट कर देगी, ठीक है? देखना, देखना ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैन्युफैक्चरिंग अगर बूस्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, तो यहाँ से क्या प्रोडक्शन बढ़ेगी? ठीक है? गवर्नमेंट यहाँ पे इंसेंटिवाइज़ करेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब उस लिंक में मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मैं इस लिंक में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ बताता हूँ मैं आपको। ये बैंक के पास आ रहा था इन लोगों से। इन लोगों के पास जॉब नहीं, कुछ लोगों के पास जॉब नहीं। अब इनको जॉब तभी देंगे जब ये प्रोडक्शन बढ़ेगा। देखना, ये हमारा पैराडॉक्स बना रहा हूँ मैं, एक कन्फ्यूज़न हो जाएगा यहाँ पे अभी, ध्यान से समझना। मैं एक बता रहा हूँ, बहुत बहुत कोर इश्यू है, ठीक है? यहाँ पे एकदम आपका डेडलॉक आने वाला है। मैं अगर बोलता हूँ कि यही लोग हैं ना, जो पैसा दे रहे हैं बैंक के पास, ठीक है? और ये लोग बैंक को पैसा देंगे, ठीक है? तो बैंक उस पैसे को लोन पे चलाएगा, लोन से कैपिटल गुड आएगा, कैपिटल गुड से मशीनें आएँगी, मशीन से प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जॉब बढ़ेगी, और जॉब बढ़ेगी तो ये होगा। मैं अगर बोलता हूँ कि इन लोगों के पास पैसा कहाँ से आया इन द फर्स्ट प्लेस? दे हैव टू हैव जॉब्स फर्स्ट इन ऑर्डर टू डू सेविंग्स, एंड सेविंग से काम हो रहा है, एंड सेविंग से काम हो गई। अब मैं बोलता हूँ उनके पास जॉब ही नहीं है, तो सेविंग ही नहीं हुआ, लोन ही नहीं गया, तो कैपिटल गुड ही नहीं आया, तो प्रोडक्शन नहीं हुआ। अब प्रोडक्शन नहीं हुआ तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ नहीं। ये पूरा साइकिल फक अप हो गया, मतलब साइकिल पूरा मतलब ये हो गया, स्क्रू अप हो गया। ठीक है? अब कहने का मतलब है, तो अब क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमारी मोदी जी आएँगे, गवर्नमेंट आएगी, मेक इन इंडिया चलाएगी, और प्रोडक्शन सेक्टर को, प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? इट्स हैपनिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर,
मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो रहा है, तो मोदी जी आएँगे, बोलेंगे मेक इन इंडिया चलाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ और यहाँ पे एमएसएमईज़ को इंसेंटिवाइज़ करें। एमएसएमई को मोदी जी पैसा दे रहे हैं ईसीएलजी स्कीम के अंदर में। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के 1,25,000 करोड़ रुपए दिया था। ये इस तरीके से थे। मुद्रा योजना, इस तरीके से पैसा मोदी जी दे रहे हैं। अब लोन में क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने एमएसएमई को मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन दे दिया, जो कि बैंक से लोन ही दिया है। कुछ लोन सरकार ने दिया, बैंक ने नहीं दिया। सरकार इज़ नाउ ट्राइंग टू एड, अब सरकार एड करेगी, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लोगों के पास पैसे आ अब तो पैसे आ गए, अब पैसे आ गए, तो अब यहीं से कहानी चालू हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा ग्रोथ साइकिल विल गो ऑन, विल गो ऑन, विल गो ऑन। ये पूरा साइकिल विल गो ऑन। बट इसके लिए सरकार को बीच में आना पड़ेगा एंड दैट इज़ व्हाई गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग सो मच ऑन आत्मनिर्भर भारत, फोकसिंग सो मच ऑन मेक इन इंडिया एंड पीएलआई एंड स्कीम्स लाइक दैट टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया। एंड यूपीएससी आपसे मेंस में एग्जाम में पागल की तरह क्वेश्चन पूछती है इसके ऊपर। प्री में भी पूछेगी बट ये कांसेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है? क्लियर होगी बात? पूरा इकोनॉमिक्स दिख रहा है आपको अब? अब यहाँ तक तो मेरी बात समझ में आ गई। मैंने मनी तक समझ लिया, मैंने बैंकिंग तक समझ लिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने एसेट, लायबिलिटी, लिक्विडिटी सब समझ लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने पहला चैप्टर रैशनल इनकम अकाउंटिंग समझ लिया, दूसरा चैप्टर मनी समझ लिया, थर्ड चैप्टर बैंकिंग समझ लिया। अब मैं क्या बोलता हूँ आपसे, है ना? मुझे ना तो बैंकिंग में पैसा डालना है, हाँ? और मुझे ना तो कुछ करना है, मेरे को पैसा सरकार को देना है। अब मेरे को सरकार को लोन देना चाहता हूँ मैं। लोन देने का नॉर्मल फंक्शन तो ये था कि मैं बैंक पे पैसा डिपॉज़िट करूँ और बैंक किसी को लोन दे दे। बैंक से मैं लोन ले लूँ। बट मैं चाहता हूँ कि मैं बैंक से लोन ना लूँ, मैं सरकार से लोन लूँ। मैं सरकार को लोन दूँ सॉरी, मैं सरकार को लोन दूँ ना सरकार को लोन दूँ। इसका मतलब कि मैं अब क्या चाह रहा हूँ, व्हाट आई एम विलिंग टू डू इज़ दैट कि मेरे पास तो एक ऑप्शन था कि मैं बैंक में पैसा जमा कर दूँ। मेरे पास एक ऑप्शन पहले में था कि मैं बैंक में पैसे जमा कर दूँ, बैंक में जमा कर दूँ। ठीक? अब मैं क्या सोच रहा हूँ ना, इसमें मुझे बैंक वाला इंटरेस्ट देगा, रिटर्न देगा, अलग सी बात है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँ कि मेरे को ना सरकार पे ज़्यादा भरोसा है एज़ कम्पेयर टू बैंक्स। बैंक वाले पैसे लेके अगर बैंक का दिवाला निकलेगा तो मैं क्या करूँगा? मैं सरकार पे भरोसा मैं मोदी जी पे ज़्यादा भरोसा है मेरा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलूँगा कि मोदी जी ऐसा करिए कि आपको ना मैं लोन दे रहा हूँ, तो मेरा ना आप पैसा ये ले लीजिए। लेकिन कुछ प्रूफ़ दीजिएगा क्या हमको? मोदी जी बोलेंगे, "हाँ, प्रूफ़ देंगे आपको।" क्या प्रूफ़ देंगे? ये बोलेंगे, "हम आपको एक ना" ये बोलेगा ना कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, इसने मोदी जी के पास गवर्नमेंट को पैसा दिया। अब गवर्नमेंट को भी तो पैसे की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को रोड्स बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, गवर्नमेंट को हेल्थ हेल्थ इंफ्रा बनाना है, गवर्नमेंट एजुकेशन देनी है, वेलफेयर स्कीम चलानी है, पैसा तो चाहिए। सरकार क्या करेगी? सरकार को पैसा तो चाहिए ही चाहिए। बोलती है कि हाँ भाई, आप ही के पैसे का तो वेट कर रहे हैं। मोदी जी को आपको पैसा देना है, आपने पैसा दे दिया, ठीक बात है भाई। ये कौन है लेट्स से कि ये आप हो, ठीक है? लेट्स से कि हमारे सलमान भाई हैं, ठीक? पैसा है, मोदी जी को पैसा दे रहे हैं। अब ये मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी बोले सलमान भाई बोलते हैं कि कागज़ दिखाइए, कुछ दीजिए हमको। तो ये गो मोदी जी क्या कर रहे हैं, इनको कागज़ दे रहे हैं एंड दैट कागज़ इट कॉल्ड एज़ अ बॉन्ड। दिस इज़ कॉल्ड एज़ बॉन्ड। इसका एक स्पेशल नाम है, तो हम बॉन्ड ना बोल के हम बोलते हैं जीसेक, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, जीसेक। जीसेक व्हाट? जीसेक इज़ अ काइंड ऑफ अब चूँकि सलमान भाई ने सलमान खान ने मोदी जी को लोन दिया है, so इट इज़ लोन को क्या डेट बोल सकते हैं? डेट इज़ दूसरा नाम फॉर नो लोन। कैन आई से दिस एज़ अ दिस दिस आई कैन कॉल एज़ सेविंग बोलो? तो मैं सेविंग इंस्ट्रूमेंट बोल सकता हूँ क्या? हाँ कि ना? बोलो यार। अरे यार नहीं बोलते हो। दिस इज़ कैन आई कॉल दिस एज़ सेविंग इंस्ट्रूमेंट? ए, मैंने बैंक में सेविंग ही तो किया डिपॉज़िट के फॉर्म में और बैंक इज़ गिविंग मी सम सॉर्ट ऑफ रिटर्न इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। अब मैंने जब सलमान खान ने एक के पास 3 ऑप्शन था कि बैंक में डिपॉज़िट किया कुछ पैसा मोदी जी को दिया एंड उसके बदले में मोदी जी ने उसको ये दिया। बट बोला कि सर फ़ायदा तो नहीं हो रहा है। बैंक तो इंटरेस्ट देगा तो आप दीजिएगा क्या इंटरेस्ट? तो बोलते हैं कि हाँ, हम भी इंटरेस्ट देंगे आपको। तो यहाँ पे इसके ऊपर मोदी जी इज़ आल्सो गिविंग हिम सलमान खान द इंटरेस्ट। तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है भैया। क्योंकि लेकिन जो इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या ये पैसा जो दिया, पहले में डिपॉज़िट था, कैन आई से दिस पैसा इज़ नथिंग बट अ लोन और अ डेट? लोन डेट एक ही चीज़ होती है, उसी का 2 नाम है। तो चूँकि लोन दिया, कैन आई कॉल दिस एज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट? हाँ कि ना? क्या बोल सकते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट? ये हो गया डेट इंस्ट्रूमेंट। सलमान खान बोलता है कि मेरे पास और पैसा बचा है भाई, क्या करें?
तो ये इस पैसे को आता है एंड बोलता है कि एक और काम करते हैं, कोई प्राइवेट कोई स्टार्टअप है क्या? उसने बोला कि मैं ज़ोमैटो में पैसा लगाऊँगा, ठीक है? और ज़ोमैटो को बोलता है कि देखो भई, अब तो हम यहाँ पे एक एक को तो लोन दिए और एक को मैंने डिपॉज़िट किया बैंक में। अब मेरे पास और पैसे बचे हैं एंड आई वांट टू इन्वेस्ट इन एनी कंपनी, बट इस बार जो मैं इन्वेस्ट करूँगा ना, मैं आपको लोन नहीं दूँगा। मैं आपके कंपनी के शेयर चाहता हूँ, मैं आपकी कंपनी में हिस्सेदारी चाहता हूँ, मैं आपकी कंपनी में इक्विटी चाहता हूँ। इसका मतलब अब इस केस में सलमान खान ने जो पैसा दिया, पैसा तो अभी भी दिया, ठीक है? और उसके बदले में प्रूफ के नाम पे बता देगा कि भाई आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर हैं। तो ये क्या बना देगा कि आप कंपनी के आप शेयर होल्डर हो जाओगे, कंपनी का एक हिस्सा तो आपका ही है, इतने परसेंट का शेयर आपने ले लिया। मान लो कंपनी का 10% शेयर ले लिया, तो 10% सलमान खान का हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टअप है ज़ोमैटो, सलमान खान ने शेयर खरीदा इसका। अब चूँकि यहाँ पे शेयर खरीदा, तो मैं इस टाइप ऑफ इन इन इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलूँगा? कैन आई कॉल दिस एज़ अ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट? व्हाई? क्योंकि शेयर को का एक दूसरा नाम क्या है? इक्विटी। शेयर का ही एक टेक्निकल नाम क्या है? इक्विटी। कैन आई से दिस इज़ ये पैसा डिपॉज़िट था, ये पैसा लोन था और ये पैसा क्या है? दिस पैसा इज़ योर इक्विटी। बोलो, इक्विटी है। अब चूँकि डिपॉज़िट पे मेरे को इंटरेस्ट बैंक दे रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे रही है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कौन देगा? अब यही तो कैच है कि इन इक्विटी देयर इज़ नो इंटरेस्ट। इन इक्विटी देयर इज़ नो इंटरेस्ट। अब बोलेंगे भाई इंटरेस्ट क्यों देंगे आपको सर? सलमान भाई आप भी मज़ाक करते हो, इंटरेस्ट क्यों देंगे? आप तो कंपनी के आप कंपनी के पार्टनर हो, आप यू हैव अ शेयर इन द कंपनी, कंपनी के मालिक हो आप, तो मालिक को इंटरेस्ट थोड़ी मिलता है, मालिक को तो प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है। यू विल बी अ शेयर होल्डर एंड थस दैट इज़ व्हाई यू विल शेयर द प्रॉफिट और लॉस एंड जो कंपनी से मुनाफ़ा होगा वो आपको मिलेगा एंड दैट मुनाफ़ा को ही क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो यहाँ पे एज़ अ रिटर्न क्या मिल रहा है? रिटर्न इज़ नथिंग बट अ डिविडेंड। समझे? इतनी बात क्लियर है? तो इन अ डिपॉज़िट इन अ सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट द रिटर्न इज़ इसमें रिटर्न क्या है? रिटर्न इज़ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक्स, ठीक है? इन अ डेट इंस्ट्रूमेंट रिटर्न क्या है? रिटर्न इज़ अगेन इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट, बाय गवर्नमेंट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में रिटर्न क्या है सर? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में रिटर्न इज़ योर इस रिटर्न कोई आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये रिटर्न मिलेगा कंपनी जितना फ़ायदा लेगी उसके हिसाब से और उसको टेक्निकल टर्म्स में हम बोलते हैं डिविडेंड, कि आपको डिविडेंड मिला। इतनी बात क्लियर है क्या? एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब ज़ोमैटो के शेयर अगर लिस्ट कर दिया आपने आईपीओ में, ठीक है? तो क्या होगा? अब पब्लिक कैन बाय द शेयर। अभी सलमान खान की जगह जनरल पब्लिक कैन बाय द शेयर ऑफ ज़ोमैटो, तो बोलेंगे कि दे आर शेयर होल्डर ऑफ ज़ोमैटो, दे आर बाइंग शेयर्स ऑफ ज़ोमैटो, बट ये ज़ोमैटो के शेयर को खरीदेंगे कहाँ? तो क्या इसके लिए कोई मार्केट होनी चाहिए क्या मेरे पास? यस, सो फॉर दैट आई हैव अ मार्केट एंड दैट मार्केट इज़ व्हाट वी कॉल एज़ द फाइनेंशियल मार्केट व्हिच इज़ आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ योर फाइनेंशियल मार्केट। इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में हम बात करेंगे शेयर के बारे में, हम बात करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में, डेट इंस्ट्रूमेंट वगैरह-वगैरह। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में हम अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे विल टॉक अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स कि किस तरीके से मेरे पास डेट इंस्ट्रूमेंट क्या-क्या होता है, किस-किस क्या डेट इंस्ट्रूमेंट क्या-क्या तरीके के होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है, इसमें विल टॉक अबाउट कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, ठीक है? अब ये जो डेट होगा, डेट दे कौन रहा है? पब्लिक दे रही है, ठीक है? ठीक है। अब ये डेट या तो आप सरकार को दे दोगे, ठीक है? या फिर ये चीज़ आप प्राइवेट कंपनी को दोगे, कॉर्पोरेट्स को दोगे। अब जब सरकार को दोगे तो इसको एक उसका एक टाइप है उसको बोलते हैं जीसेक, एक टाइप को बोलेंगे ट्रेज़री बिल, एक टाइप को बोलेंगे स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। जब प्राइवेट प्लेयर को दोगे तो इसको क्या बोलते हैं डिबेंचर्स, डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स। ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा, सब कुछ पढ़ाऊँगा, टेंशन की बात नहीं, सिर्फ सिलेबस को लिस्ट कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद जब आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करोगे, देन यू विल टॉक अबाउट कि शेयर्स एंड स्टॉक्स। इक्विटी के बारे में बात करोगे, देन यू विल टॉक अबाउट शेयर एंड स्टॉक्स एंड दिस शेयर एंड स्टॉक की जब बात करोगे, देन यू विल से कहाँ करना है? तो शेयर मार्केट में करना है। शेयर मार्केट में शेयर को बेचना है, खरीदना है और इस शेयर का एक आपने अगर एक बास्केट बना दिया, उसमें बहुत सारे शेयर को डाल दिया, तो इसी को बोलते हैं क्या प्यार से? म्यूचुअल फंड। ये सब के बारे में विल टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड, एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, सब विल टॉक अबाउट, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? यहाँ तक बात तो मेरी क्लियर हो गई। अब मैं बोलता हूँ कि सरकार के पास पैसे आते कहाँ से हैं?
सरकार के पास पैसे जाते कहाँ से हैं? ऐसा बोल सकते हैं ना कि मैं अगर अब गवर्नमेंट के बारे में बात करूँ, तो गवर्नमेंट के पास कुछ पैसे आ रहे होंगे, गवर्नमेंट के पास कुछ रेवेन्यू होगा, गवर्नमेंट के पास कुछ एक्सपेंडिचर होगा, हाँ कि ना? गवर्नमेंट का कुछ खर्चा होगा, गवर्नमेंट का कुछ क्या होगा? रेवेन्यू होगा। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है और जो एक्सपेंडिचर्स में डिफरेंस क्या है? बता देता हूँ मैं आपको। रेवेन्यू का सोर्स क्या है? टैक्स। बेसिक सोर्स क्या है रेवेन्यू का? टैक्स और कुछ नॉन टैक्स भी लाइक फाइन्स वगैरह, ठीक है? इस 2 तरह से सरकार पैसे कमाती है। सरकार पैसे खर्च कहाँ करती है? इन वेरियस वेज़। आपके लिए रोड्स बनाती है, आपके लिए स्कीम चलाती है, आप पूरे देश को चलाना है तो खर्चा करने का ज़रिया तो बहुत ज़्यादा है। अब मान लो कि एट एनी गिवन टाइम अगर ये जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा इज़ मोर दैन द कमाई। ये आपका क्या है बेसिकली दिस इज़ योर कमाई एंड दिस इज़ योर खर्चा। खर्चा। If your kharcha is more than your kamai, then you will run a situation called as deficit. And since this deficit is in the terms of पैसा, that's why इसको हम प्यार से बोलते हैं fiscal deficit. ये तो fiscal deficit है. एंड इसी सारी चीज के बारे में विल टॉक अबाउट कि सरकार पैसे कमाती कहाँ है, सरकार पैसे डालती कहाँ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है? ये सारा हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज योर बजट। समझ गए? बात करेंगे इसके बारे में बजट में। अच्छा, अब और आगे बात करते हैं। मैं अगर बोलता हूँ कि इंडिया एज़ अ कंट्री के बारे में बात करूँ, तो जो प्रोडक्शन मैंने देखा कि हुआ मैगी का प्रोडक्शन। अब मान लो मैगी मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया, बहुत लोन मिला, बहुत कैपिटल गुड डाला, बहुत प्रोडक्शन हुआ, मैगी बहुत प्रोड्यूस हो गया। अब मैंने डोमेस्टिक कंजम्पशन कर लिया, अब मेरे पास पेट भर गया, पूरा देश ने खा लिया। तो मेरे पास क्या हो गया? सरप्लस हो गया। तो आई विल ऑब्वियसली एक्सपोर्ट सम थिंग्स। मैं क्या करूँगा? आई विल डू व्हाट? आई विल एक्सपोर्ट सम ऑफ इट। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब मेरे को चाहिए मैंने मैगी एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन मुझे ना अभी तेल चाहिए, मुझे तेल तो कंट्री में चाहिए। तो मैं तेल क्या कर रहा हूँ? मैं मैं तेल कहाँ से ला रहा हूँ? मैं मिडल ईस्ट से क्या कर रहा हूँ? तेल को इम्पोर्ट कर रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग इज़ दैट सर, आई एम इम्पोर्टिंग समथिंग। मैंने इम्पोर्ट किया। अब ये कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ आता है, कुछ जाता है। जब मैं इम्पोर्ट करता हूँ किसी चीज़ को, तो क्या मेरे यहाँ से पैसे जाते हैं बाहर? मेरे को हर इम्पोर्ट के ट्रांज़ैक्शन पे क्या कुछ पैसे देने पड़ेंगे? यस, मेरे को इसको पैसे देना पड़ रहे हैं। मेरे को पैसे देने पड़ रहे हैं। मैं जब एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास पैसे देने पड़ते हैं कि पैसे आते हैं? यहाँ पे पैसे आते हैं। यहाँ पे पैसे आते हैं। ठीक है? ये एंटायर डायनामिक्स जिसमें हम इंडिया के बाहर के बारे में बात करें, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। क्या बोलते हैं सर? एक्सटर्नल सेक्टर। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है? अब मेरे को बताओ कि जो इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, किसी खाते में मेंशन होगा? कोई खाता बनाएँगे, कोई हिसाब रखेंगे, उसी खाते को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं? इस खाते को बोलते हैं, इसी का अगर ट्रांज़ैक्शन का इस ट्रांज़ैक्शन का हम रिकॉर्ड अगर रख लें, जो ट्रांज़ैक्शन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इस ट्रांज़ैक्शन का अगर हम रिकॉर्ड रख लें, इस ट्रांज़ैक्शन का अगर हम रिकॉर्ड रख लें, इसी को हम क्या बोलते हैं सर? इसी को वी कॉल एज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर? ओके। और भी चीज़ें इसमें आ जाएँगी इन्वेस्टमेंट वगैरह आएगा, बाद में बात करेंगे, डिटेल्स बाद में बात करेंगे। अच्छा, अब एक बात और समझो कि मेरे प्रिय मित्रों, एक बात बता दो मुझे, ठीक है? कि मैंने अगर मान लो कि तेल लिया, ठीक है? और मैंने तेल लिया अच्छा ग्लोबल एक्सेप्टेड करेंसी क्या है? डॉलर। इंटरनेशनल करेंसी सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड करेंसी क्या है? डॉलर। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड है, येस और नो? येस। अब इसके लिए ये मेरे को तेल ला के दे रहा है, क्या दे रहा है मुझे? ये मुझे ऑयल ला के दे रहा है, मुझे ऑयल ला के दे रहा है, मुझे ऑयल ला के दे रहा है, क्रूड ऑयल ला के मुझे दे रहा है, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्रूड ऑयल को लेकर आ रहा हूँ, तो मेरे से ये पैसे रुपया मिलेगा या डॉलर मिलेगा? डॉलर मिलेगा। इसका मतलब कि मुझको अगर पैसा देना है, तो मेरे पास तो कंट्री में रुपया है, अब मुझको इसको पैसा डॉलर में देना है। Do I have to convert my rupee into dollar? Yes or no? Yes. This mechanism of converting one currency into another is called as the exchange rate. तो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी को तो बोलते हैं एक्सचेंज रेट। ये तो तुम्हारा है एक्सचेंज रेट। इसी के अंदर में एक टॉपिक और पढ़ेंगे उसको बोलेंगे क्या सर? एक्सचेंज रेट। ठीक है? ओके। अब मैं अगर बोलता हूँ आपसे, आपको रुपया लाना है, आपको आपको ना लेट्स से कि आप बांग्लादेश या नेपाल या कहीं से ट्रेड करते हो, तो आपको पेमेंट किस चीज़ में करेगा? रुपया में करेगा। इसका मतलब कि अगर मैं इम्पोर्ट ज़्यादा करता हूँ मैं अगर इम्पोर्ट ज़्यादा करता हूँ, तो मेरे पास रुपया मुझे डॉलर देना पड़ेगा उसको। तो डॉलर देने के लिए मुझे रुपया देना पड़ेगा, डॉलर को की डिमांड करनी पड़ेगी। सो आई विल कन्वर्ट मोर डॉलर्स येस, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और रुपया को डंप करूँगा मैं फॉरेक्स मार्केट में। और जिस मार्केट में ट्रांज़ैक्शन होता है व्हिच इज़ अ हाइपोथेटिकल मार्केट,
उस मार्केट को हम कहते हैं फॉरेक्स। ये सारे जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं कि रुपया को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है फॉरेक्स मार्केट में। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल ये इसने इंडिया को आरबीआई कर रही है सारा काम। अब आरबीआई के पास कुछ पाउंड आ रहा है, कुछ बांग्लादेश का करेंसी आ रहा है, कुछ डॉलर आ रहा है, कुछ renminbi आ रहा है, कुछ येन आ रहा है, कुछ रशियन करेंसी आ रहा है, ठीक है? इस तरीके से आरबीआई के पास एक पूरा कलेक्टेड हो गया फॉरेन करेंसी। तो दैट पर्टिकुलर एक बास्केट में आरबीआई ने सारा करेंसी भर कर लिया। उस बास्केट को हम बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व, रिजर्व बन रहा है। तो द रिजर्व ऑफ ऑल द फॉरेन करेंसीज, ठीक है, इज व्हाट वी कॉल एज द फॉरेक्स रिजर्व। बोलो क्या बोलते हैं इसको? तो वी कॉल एज द फॉरेक्स रिजर्व। तो फॉरेक्स मार्केट है जहाँ पे सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है आपका, ठीक है? जहाँ पे रुपया डॉलर में कन्वर्ट होता है, बाकी चीज़ें रुपए में कन्वर्ट होती हैं, ये सारी का सारा कहाँ हो रहा है? फॉरेक्स मार्केट, विच इज़ द हाइपोथेटिकल मार्केट, ठीक है? अच्छा, दूसरा कि अब ये सारा जो फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रहा है, रिजर्व बन के आरबीआई इकट्ठा कर रही होगी। दैट रिजर्व इज़ कॉल्ड एज़ व्हाट वी कॉल एज़ द फॉरेक्स रिजर्व। क्या इतनी बात क्लियर है अपने को? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी इसमें? नहीं? तो ये हमारा एक्सटर्नल सेक्टर हो गया, ठीक है? अब इसमें रुपया डिप्रिशिएट कैसे करेगा, अप्रिशिएट कैसे करेगा? अब मान लो कि मैंने बताया एक चीज़ आपको, डिमांड सप्लाई। किसी भी इंसान की इन जनरल भी किसी की डिमांड अगर बढ़ती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी। मैं अगर बोलूँ कि अब मैं अगर एक्सपोर्ट मेरा अगर इंक्रीज़ हो गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल माय एक्सपोर्ट हैज़ इंक्रीज़्ड, तो लोगों को हमसे हमसे हमारा माल चाहिए होगा। हमारे माल को खरीदने के लोगों को कैश पे पेमेंट करना पड़ेगा, अपने अपने इंडियन बायर्स, इंडियन डीलर्स को। इंडियन ट्रेडर्स को उसको रुपया में पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो फॉरेक्स मार्केट में जाएगा और रुपया का डिमांड करेगा। तो रुपया का डिमांड करेगा तो रुपया की वैल्यू इंक्रीज़ होगी क्या? येस। इफ द रुपया की वैल्यू विल बी इंक्रीज़, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो रुपया का डिमांड विल इंक्रीज़, येस और नो? येस, रुपया का डिमांड विल इंक्रीज़। व्हेन द रुपया का डिमांड इज़ इंक्रीज़ सर, व्हेन द रुपया का डिमांड इज़ इंक्रीज़्ड, तो एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट मैं क्या बोलूँगा कि रुपया का जब डिमांड बढ़ेगा तो रुपया की वैल्यू बढ़ जाएगी क्या? यस। तो रुपया का वैल्यूएशन हो जाएगा क्या? यस। इसी चीज़ को तो हम बोलते हैं कि रुपया का एप्रिसिएशन हो गया, रुपया मेरा मजबूत हो गया, रुपया स्ट्रॉन्ग हो गया, रूपी मेरा क्या हो गया सर? रूपी मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है? ऑन द अदर हैंड मेरे को मान लो कि डॉलर में पेमेंट करना है। मैं अगर रुपया बेचूँगा, मान लो कोई इंसान आपके पास बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, द पर्सन वेरी ईज़िली अवेलेबल टू यू, उसकी इम्पोर्टेंस लाइफ में कम हो जाती है हमारी। कोई इंसान मान लो आप रिलेशनशिप में हो, सामने वाला आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो आप एक ह्यूमन नेचर होता है, लगता है कि अरे यार इसको दिखा रहा है मतलब कि इसी का कुछ फ़ायदा होगा, या फिर अरे ये तो आराम से वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। तो किसी की भी वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा ओवर अवेलेबल हो जाए इंसान, तो उसकी वैल्यू जनरली हम क्या करते हैं, उसको वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। ऐसा करना नहीं चाहिए। तो वही कांसेप्ट यहाँ पर लगाओ, रियल लाइफ का कांसेप्ट है। उसके यहाँ पे लगाओ कि अगर रुपया बहुत ज़्यादा हो गया फॉरेक्स मार्केट में, तो रुपया का अगर सप्लाई मतलब बढ़ गया, तो रुपया की वैल्यू कम हो जानी है। रुपया का सप्लाई अगर बढ़ा तो रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी। तो रुपया का सप्लाई इज़ इंक्रीज़्ड, रुपया की वैल्यू कम हो जाएगी तो रुपया क्या होगा, एप्रिशिएट का डिप्रिशिएट, रुपया डिप्रिशिएट करेगा। इसका मतलब कि अगर मेरा इम्पोर्ट अगर मैं ज़्यादा करता हूँ, ज़्यादा पैसे अगर ज़्यादा माल बाहर से इंडिया में लाता हूँ, तो मेरा रुपया ज जाएगा। अब रुपया अगर जाएगा तो मेरे पास, तो मैं रुपया क्या करूँगा, रुपया का सप्लाई, क्योंकि रुपया बेच के तो डॉलर में खरीदूँगा, तो रुपया का सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है? और आप क्या करोगे, आपके डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा। डॉलर का डिमांड आप बढ़ा दोगे क्योंकि डॉलर खरीदने के लिए आप रुपया बेचोगे तो ज़्यादा रुपया डंप किया, डॉलर खरीद लिया। तो डॉलर में पैसा, डॉलर खरीद के इसको पैसे दिए, ठीक है? इससे होगा क्या? एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दिस क्या होगा? आपका जो रुपया है, ये विल डिप्रिशिएट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिप्रिशिएट करेगी, वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। रुपया क्या हो गया? वीक हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया? रुपया वीक हो गया। इसका मतलब फॉर अ कंट्री, एक्सपोर्ट प्रेफरेबल है कि इम्पोर्ट? पोर्ट, एक्सपोर्ट इज़ ऑलवेज़ फेवरेबल फॉर अस, ठीक है? समझे? अब यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है कि रुपया अगर अप्रिशिएट करेगा तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। अब बोलोगे ये क्या दिमाग फाड़ने वाली बात कर दी आपने। अभी तो तुमने बोला यार कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो रुपया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना? यहीं पे आता है वो कॉन्सेप्ट ऑफ योर कॉज़ एंड इफेक्ट। लास्ट टाइम मैंने जब यूट्यूब पे पढ़ाया इकोनॉमिक्स, इस कॉन्सेप्ट में आधे से ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़, आधे से ज़्यादा लोगों को इसमें डाउट आया कि ये क्या बोल दिया आपने। प्लीज़ समझो इस बात को। अगर आपके दिमाग में वो कॉज़ इफेक्ट वाला चीज़ क्लियर है, जो मैंने आपको शुरू में समझाया था, ये वाला चीज़ अगर तुम्हारे दिमाग में अगर क्लियर है, दिखाता हूँ मैं, कहाँ गया कॉज़ इफेक्ट वाला? अगर ये वाली चीज़ दिमाग में अगर चमकती है तुम्हारे कि एक कॉज़ कैन बी एन इफेक्ट एंड दैट इफेक्ट कैन बी अ कॉज़ फॉर अनदर इफेक्ट, ये पूरा साइकिल चलते रहता है। अगर ये चीज़ क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा।
ये अभी देखो बड़ा आसानी से ये वाला जो बताया ना मैंने, ये वाली चीज़, ये आराम से कर पाओगे, दिखाता हूँ मैं। तो मैंने क्या बोला आपसे? मैंने सिंपल सी बात आपसे बोली कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो रुपया का डिमांड बढ़ेगा, लोग क्योंकि रुपया पेमेंट करेंगे लोग आके हमको, तो रुपया की वैल्यू क्या हो जाएगी? रुपया की वैल्यू क्या हो जाएगी? लोग ज़्यादा वैल्यू देंगे रुपया को, तो रुपया अप्रिशिएट कर रुपया मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑन द अदर हैंड मैंने इसके लास्ट में एक बात बोल दी आपको कि रुपया अब स्ट्रॉन्ग हो गया, तो एक्सपोर्ट विल डिक्रीज़। ये क्या बात हुई? ध्यान समझना मेरी बात। मैं अगर आपको बोलता हूँ कि मेरे कंट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, सबसे पहले मेरे को अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊँगा कि नहीं बढ़ाऊँगा? इकोनॉमिक्स पढ़ो दोस्त। मैं अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो क्या एक्सपोर्ट कहाँ से आएगा? जादू से? जिन तपाक दम-दम बोल देंगे और आ जाएगा? नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? हम एक्सपोर्ट को अगर मुझे बढ़ाना है किसी वजह से, तो मेरे को घर पे सरप्लस होगा तभी तो बाहर बेचेंगे, खुद ही खाने को अब तुम्हारे पास नहीं है। तो मैगी ज़्यादा एक्सपोर्ट कब करोगे? मैगी तुम एक्सपोर्ट तब करोगे जब तुम्हारे पास प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? वो अगेन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपके सेविंग ज़्यादा होना चाहिए, वो सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करना चाहिए। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस होना चाहिए, जो कि इंडिया में नहीं है। इसलिए इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है, इसलिए इंडिया में सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं। तो इंडिया के इकोनॉमिक्स में एक स्ट्रक्चरल इश्यू है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया, मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है? फिर मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा, इंडियन इकोनॉमिक्स। तो मेरा क्या हो गया सर कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मेरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, वो स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर है, तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा, तभी तो मैं एक्सपोर्ट करूँगा। तो एक्सपोर्ट मैं ज़्यादा करूँगा अगर, अब यहाँ से कहानी मेरी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा किया लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिनट। हाँ, मैंने क्या किया आपका मैंने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, ठीक है? एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा किया है मैंने, तो लोग क्या करेंगे? अब मेरे इंडिया के माल को खरीदेंगे बांग्लादेश के, नेपाल के लोग। ठीक है? तो इंडिया के माल को खरीदने के लिए इंडिया के जो डीलर्स हैं उनको पेमेंट किस चीज़ में करेंगे? रुपया में करेंगे। रुपया में पेमेंट होगा ना सर? रुपया में पेमेंट होगा। रुपया में अगर पेमेंट होगा तो मेरे उनको वो जाएँगे फॉरेक्स मार्केट में बोलेंगे रुपया दो, रुपया दो, रुपया दो। रुपया का डिमांड बढ़ जाएगा। तो लोग को लगेगा रुपया का डिमांड बहुत हो रहा है। रुपया का जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। अब रुपया की वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो गई तो रुपया क्या हो जाएगा? रुपया विल अप्रिशिएट। इतनी बात तो आपको क्लियर हुई? मतलब कि रुपया मेरा क्या हो जाएगा सर? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ तक तो मामला क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब मुझे एक बात बता दो आप, बहुत आराम से सबसे सिखाया है वही बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कुछ नई बात नहीं पूछ रहा हूँ। ये सब भूल जाओ, ये अभी यहाँ तक का मामला भूल जाओ, सिर्फ़ यहाँ से देखो कि एक्सपोर्ट का इंक्रीज़ होना, कैन आई से अरे यार! एक्सपोर्ट का इंक्रीज़ होना कैन आई से इज़ द कॉज़ एंड एक्सपोर्ट के इंक्रीज़ होने से रुपया का स्ट्रॉन्ग होना इज़ कैन आई से इट इज़ द इफेक्ट। इतनी बात समझ में आती है क्या? हाँ? कि कॉज़ एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ, तो ये आपस में एक कॉज़ एक इफेक्ट, ये एक पेयर बना। लेकिन मुझे तो एक बात पता है कि ये एक पेयर नहीं है, ये साइकिल पीछे से भी आ रहा होगा। इस कॉज़ का एक और कॉज़ होगा। ये जो कॉज़ है इट इटसेल्फ इज़ एन इफेक्ट ऑफ अनदर कॉज़। अब एक स्टेप पीछे चलोगे अब इसको खोल के देखो। अरे यार! एक्सपोर्ट इंक्रीज़ क्यों हुआ? क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई कॉज़ रहा होगा। कॉज़ क्या था कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। अब ये भी प्रोडक्शन इसका भी कुछ कॉज़ रहा होगा। ये अगेन साइकिल पूरा चल रहा है हमारा। ये साइकिल पूरा चल रहा है। ये साइकिल इज़ गोइंग ऑन पूरा अच्छे तरीके से। इसका मतलब कि अगर ये कॉज़ है और ये इफ़ेक्ट है, तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ, कैन आई से दिस इज़ आल्सो अ वन कॉज़। ये कॉज़ मैं बोल देता हूँ इसको कॉज़ नंबर 0 कॉज़ ओ, ठीक है? एंड दिस इज़ इस कॉज़ का ये इफ़ेक्ट ओ है। ठीक? और ये जो इफ़ेक्ट ओ था, अब ये इफ़ेक्ट अब आगे साइकिल में जाने के लिए ये अब ये साइकिल चल रहा है पूरा। अब इसने ये कॉज़ ने इफ़ेक्ट क्रिएट किया, अब ये इफ़ेक्ट क्या करेगा कन्वर्ट हो जाएगा खुद कॉज़ में और कॉज़ बन के फिर दूसरा इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा। अब ये कॉज़ बन गया, अब यहाँ से मामला खत्म, ये अब भूल जाओ। अब ये आगे लेके चलेगा, अब ये सिस्टम को गाड़ी को आगे बढ़ाएगा। ये बोलेगा कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ, इसका मतलब ज़्यादा होने से क्या होगा कि रुपया का एप्रिशिएट होगा। अब रुपया एप्रिशिएट हुआ, अब ये बोलेगा भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अब तुम जो कॉज़ हो, तुम जो इफ़ेक्ट बने हो, अब तुम आगे वाले के लिए एक और कॉज़ बन जाओ। तो ये जो इफ़ेक्ट 0 था इसने कॉज़ 1 क्रिएट किया, ठीक है? और कॉज़ 1 ने इफ़ेक्ट 1 क्रिएट किया। अब इफ़ेक्ट 1 विल बिकम अनदर कॉज़, कॉज़ 0, कॉज़ 1 ये कॉज़ 2 हो गया। थोड़ा मैथमेटिक्स वाले फ़ील कर पाएँगे इस चीज़ को और देखना बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट समझ गए तो पूरी इकोनॉमिक्स ईज़ी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है? फिर से बोलता हूँ मैं कि ये एक कॉज़ 0 था, इसके पहले का भूल जाओ कहानी ये क्यों हुआ। मान लेते हैं प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ हुआ है, ये कॉज़ 0 था, इंक्रीज़ प्रोडक्शन की वजह से सरप्लस ज़्यादा हुआ तो मैं सोचता हूँ बाहर एक्सपोर्ट करते हैं।
इस कॉज ने एक इफेक्ट क्रिएट किया एंड दिस इज द जीरो इफेक्ट। तो कॉज जीरो क्रिएटेड इफेक्ट जीरो। अब ये इफेक्ट जीरो विल बिकम, अब यहाँ से इकोनॉमिक साइकिल आगे बढ़ रही है, इकोनॉमी तो रुकेगी नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट, सोचो ना कि एक्सपोर्ट अब आगे बढ़ना है, अब आगे साइकिल चलेगा ना। अब ये इफेक्ट जीरो बोलता है कि भाई अब मेरा काम खत्म, अब इससे एक नया कॉज क्रिएट करो एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ न्यू कॉज। कॉज, ये जीरो वाला साइकिल, ये एक पेयर बना, जीरो पेयर, ठीक है। अब एक नया पेयर बनेगा कॉज इफेक्ट का, ये कॉज इफेक्ट का एक पेयर बना, ये वाला, ये प्रोडक्शन वाला और ये वाला एक्सपोर्ट वाला, दीज आर वन पेयर नंबर जीरो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये एक्सपोर्ट और डिमांड, ये बन के पेयर नंबर वन बनाएगा। कैसे? अब ये जो एक्सपोर्ट बना, ये इफेक्ट जीरो था, अब ये कॉज वन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो गया, कॉज वन, अब एक नया कॉज बन गया, ये इफेक्ट खुद ही में कॉज बन गया। अब ये कॉज बन के क्या क्रिएट कर रहा है, एक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो कॉज वन एंड इफेक्ट वन, ये वन पेयर क्या हो गया, ये कॉज वन इफेक्ट वन क्या हो गया, एक्सपोर्ट अगर बढ़ा तो रुपया अप्रिशिएट कर गया। इतनी बात क्लियर है। अब अगर इफेक्ट वन मैंने लिया है, यहाँ कहानी रुक जाएगी क्या? कहानी रुकेगी नहीं, कहानी बोलेगी कि मैं अब एक नया, खुद में एक नया कॉज की तरह मैं उत्पन्न होके, मैं एक नया कॉज, एक पुनर्जन्म लेके, ये पुनर्जन्म हो रहा है इसका, एक नया फॉर्म, पुनर्जन्म हो रहा है इसका। ये इफेक्ट फिर से कॉज बन जाएगा। ये एक पेयर, पेयर जीरो, पेयर वन, अब ये एक नया कॉस टू बन गया। अब इस कॉस टू को क्या अपने लिए एक बंदी चाहिए क्या? चाहिए। इस कॉस टू को क्या चाहिए? कॉस टू को एक इफेक्ट चाहिए। एवरी कॉज इज लुकिंग फॉर एन इफेक्ट। ये कॉज इज लुकिंग फॉर एन इफेक्ट एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस? अब ये रुपया का अप्रिशिएट होना will become one cause and it will create another effect and that effect will lead to the decline in export। अब आप बोलोगे कि ये क्या माइंड को एकदम धज्जी उड़ाने वाली बात बोल दी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिक्लाइन कैसे हो जाएगा? मतलब कहने का मतलब सर क्या बोल रहा है तुम कि इंपोर्ट मेरा डिक्लाइन हो गया। यहाँ तो बोल रहे हो कि एक्सपोर्ट मेरा, सॉरी, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया। यहाँ बोलते हो एक्सपोर्ट बढ़ता है तो रुपया स्ट्रांग होता है और रुपया स्ट्रांग होता है तो एक्सपोर्ट कम हो जाता है। बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये क्या सीन है? अरे सर, ये एक कॉज एंड इफेक्ट था अलग। ये जो कॉज बना, ये जो इफेक्ट था, ये खुद में कॉज बना, एक और इफेक्ट जनरेट करता है और ये इफेक्ट फिर खुद में एक कॉज बन जाता है एंड इस इफेक्ट का कॉज है कि एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ। अब नाउ लेट मी टेल यू द रीजन कि एक्सपोर्ट डिक्लाइन क्यों हुआ। जब हमारा रुपया स्ट्रांग हो गया तो कंट्रीज लाइक नेपाल, बांग्लादेश, जो मेरा प्रोडक्ट मान लो कल को 100 रुपए का था, उसके मान ले कि लेट्स से फॉर एग्जांपल नेपाल में कोई चीज़ मेरे आज 100 रुपए की है, ठीक है? 100 रुपए इंडियन रुपया 100, ठीक है? अगर इंडियन रुपया 100 है मेरे पास नेपाल में, तो अब मान ले कि मेरा अगर क्या हो गया, रुपया अप्रिशिएट कर गया, तो वही 100 रुपया उसको ज़्यादा लगेगा, 120 के बराबर लगेगा। तो नेपाली लोगों को या बांग्लादेशी लोगों को तो लग रहा है कि 120 रुपए देना पड़ेगा। तो हमारा प्रोडक्ट बिकम एक्सपेंसिव इन दैट मार्केट। अगर हमारा प्रोडक्ट बिकम एक्सपेंसिव, तो हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? वो अपना ही प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। दैट इज़ व्हाई दे विल डू देयर ओन प्रोडक्ट और वो उनके डोमेस्टिक चीज़ों का, घर का बना हुआ प्रोडक्ट खरीदेंगे, हमारा नहीं खरीदेंगे एंड हमारा नहीं खरीदेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट में डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जानी है। डिमांड कम होगी तो लोग खरीदेंगे नहीं, कंजम्पशन होगा नहीं, कंजम्पशन होगा नहीं तो एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो जाएगा। क्यों डिक्लाइन हुआ? क्योंकि हमारा रुपया बहुत ही स्ट्रांग हो गया। तो रुपया का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना विल बी नॉट इन आवर फेवर। इसलिए आरबीआई, अब यहाँ पे आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई आएगी और आरबीआई बोलेगी रुपया तो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई यहाँ पे आएगी, इंटरवीन की, दैट्स व्हाई, इससे आरबीआई का रोल यही है। आरबीआई आएगी, बोलेगी मैं ऐसा करते हैं, रुपया स्ट्रांग क्यों हो रहा था? क्योंकि रुपया की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, रुपया है कम ना, डिमांड ज़्यादा, रुपया का सप्लाई कम है। तो आरबीआई आएगी, रुपया डाल देगी। आरबीआई विल स्टार्ट सेलिंग रुपीस। यही क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, इन दिस केस व्हेन देयर इज कैपिटल फ्लाइट फ्रॉम द कंट्री, रुपया अगर करेगा तो आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स और आरबीआई इज लाइकली टू बाय डॉलर्स। आरबीआई इज लाइकली टू सेल रुपीस और आरबीआई इज लाइकली टू बाय रुपीस। मैं पढ़ाऊंगा, जब आपको एक्सचेंज पढ़ाऊंगा, यहाँ पे आरबीआई क्या कर रही है? आरबीआई इज लाइकली टू सेल रुपीस। आरबीआई इज लाइकली टू सेल रुपीस, रुपये को भेजेगी, रुपया का डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई बढ़ जाएगा, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा एंड दैट्स व्हाई आरबीआई विल इक्विलिब्रियम करेगी एंड इसी को बोलते हैं आरबीआई का एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म एंड आरबीआई का इंटरवेंशन इन द फॉरेक्स मार्केट। ये आरबीआई का फॉरेक्स मार्केट का इंटरवेंशन है और एक पहले देखा था मनी सप्लाई वाला। तो ये सब पढ़ेंगे आगे जाके हम लोग। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना? अब इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ट्रेड के क्या रूल्स हैं, कैसे ट्रेड बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, एक टर्म और है, एक्सपोर्ट का डिक्लाइन होना और एक्सपोर्ट का बढ़ना। एक्सपोर्ट मान लो मेरा अगर बढ़ रहा है, अगर मान लो बांग्लादेश के मार्केट में मेरा अगर माल, इंडियन प्रोडक्ट इज़ कम्पिटिटिव, मतलब क्या कि हमारा माल वहाँ के माल से कम्पीट कर पा रहा है। कम्पीट कब करेगा? जब सस्ता होगा। और यहाँ तो मेरा माल महँगा हो गया। मेरा माल विल बी एबल टू कम्पीट विद द बांग्लादेशी प्रोडक्ट? नो। माय प्रोडक्ट बिकम लेस कम्पिटिटिव और मोर कम्पिटिटिव? माय प्रोडक्ट हैज़ बिकम लेस कम्पिटिटिव। तो मेरा प्रोडक्ट क्या हो गया सर? माय प्रोडक्ट हैज़ बिकम लेस कम्पिटिटिव। इसीलिए हमारा क्या हो गया? एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट कंप्लीट कर ही नहीं पा रहा है। क्यों कंप्लीट नहीं कर पा? क्योंकि बहुत ज़्यादा महँगा हो गया। तो क्यों खरीदेगा हमारे प्रोडक्ट को वहाँ पे? इसीलिए कंट्रीज़ क्या करती हैं कि दे पुट टैरिफ। टैरिफ टैरिफ मतलब क्या है? एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती हैं, ठीक है?
टैक्स क्या लगाती है? अगर मैंने उस पे टैरिफ लगा दिया, कोटास लगा दिए, उसका माल मेरे इंडिया में महँगा हो जाएगा। अब इंडिया में फॉरेन प्रोडक्ट अगर महँगा हो गया, तो मैं इम्पोर्टेड आइटम क्यों खरीदूँगा? मैं देशी प्रोडक्ट खरीदूँगा, मैं देशी चीज़ों को खरीदूँगा, ठीक है? और जब मैं देशी चीज़ों को खरीदूँगा, ठीक है? तो मेरा आत्मनिर्भर भारत, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मेरी जीडीपी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, पूरा वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ चलेगा, पूरा सेविंग बढ़ेगा, पूरा सेविंग इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा एंड दैट्स हाउ मेरी इकोनॉमी प्रॉस्पर करेगी और मेरा भारत जो है, उस तरीके से इंडिया में क्या होगा, इकोनॉमिक्स विल प्रॉस्पर, इकोनॉमिक्स ग्रोथ होगा। हम जो कह रहे हैं ना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वो बन सकते हैं इस तरीके से। बाय वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ, बाय दीज़ थिंग्स। ये सब कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए दिमाग में, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अगर ये इतना कांसेप्ट देखो ये मैं बोलता हूँ, ये समझ में थोड़ा-सा दिक्कत आ सकता है, समझने में आपको कॉज़ इफेक्ट वाला, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा-सा, ठीक है? लेकिन अगर ये समझ गए, इससे सिम्प्लीफाई तो नहीं कर सकता कोई। लेकिन इससे ये समझ गए अगर, इसको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखना, नहीं आया तो मेरे से पूछना डाउट क्लास में बता दूँगा मैं आपको, ठीक है? संडे के दिन, लेकिन ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? नहीं आया तो मैं फिर से बताऊँगा डाउट सेशन में आपको, लेकिन इसको एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखना, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। क्लियर है? ओके। अब मैंने क्या-क्या पढ़ लिया? मैंने पढ़ लिया नेशनल इनकम अकाउंटिंग, पढ़ा नहीं है, सिर्फ बताया आपको। तो हमने इंट्रोडक्शन ले लिया नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, मनी का, बैंकिंग का, बजट का, फाइनेंशियल मार्केट का, एक्सटर्नल सेक्टर का और कुछ बच गया? हाँ, एक लास्ट चीज़ बच गया, दैट इज़ योर इन्फ्लेशन। भई पैसा बढ़ेगा, घटेगा, पैसा ये हमारा प्रोडक्ट महँगा होगा, सस्ता होगा, बाद में बात करेंगे। एक एक चैप्टर और है इन्फ्लेशन। इसमें कुछ खास बताऊँगा नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बताऊँगा नहीं अभी आपको क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा। इन्फ्लेशन लास्ट में पढ़ेंगे क्यों भाई? क्योंकि इन्फ्लेशन को समझने के लिए आपके दिमाग बहुत ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। ठीक है? ये सब कुछ कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, डिमांड सप्लाई का। ठीक है? और बात समझो। लास्ट जो पढ़ेंगे हम लोग दैट वी विल स्टडी इज़ योर क्या पढ़ेंगे? विल टॉक अबाउट योर बोलो यार, विल टॉक अबाउट योर अ, अब मैं बात करता हूँ आपसे कि क्या इंडिया से बाहर मामला नहीं चल रहा है? मैं अगर एक दुनिया का मैप बनाऊँ, मैं आपसे बोलूँ अगर क्वेश्चन तो गायब हो गया। ठीक है? ये मेरा वर्ल्ड मैप हो गया। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ यार कि यहाँ पे तो इंडिया हमारे लिए सेंटर है, हमारे लिए तो प्यारा भारत ही है। लेकिन इसके बाहर भी तो हम इम्पोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब इस तरह की सारी कंट्री भी तो आपस में कर रही हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड भी तो होगा। अब इस इंटरनेशनल ट्रेड को मॉनिटर करने की कोई इंटरनेशनल बॉडी भी तो होगी। जैसे बैंक मेरे आरबीआई इंडिया में तो कोई वर्ल्ड लेवल का भी तो बैंक होगा। मेरे पास इस पूरे ट्रेड को करने के लिए कोई बॉडी तो होगी जो कंट्रोल करेगी, ठीक है? इस करने को एग्रीमेंट तो होगा दुनिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। इसको करने के तो मान लो ऐसा हो सकता है कि इस पूरे रीजन का कुछ बैंक तो होगा, रीजनल होगा, एक ग्लोबल लेवल पे होगा एंड फॉर दैट मैटर वी विल टॉक अबाउट इसीलिए विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, विल टॉक अबाउट द लास्ट लेग दैट इज़ योर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इतनी बात क्लियर है? इसमें क्या बात करें? विल टॉक अबाउट वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड लेवल का बैंक जो कि इंडिया में लोन दे रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे लोन देंगे। एक है आईएमएफ जो कि दुनिया की करेंसी को स्टेबल जैसे आरबीआई हमारे हैं, ऐसे वर्ल्ड लेवल पे आईएमएफ है। एंड देन एक है आपका वर्ल्ड ये डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि दुनिया में ट्रेड होगा। टी फॉर क्या है? टी फॉर ट्रेड। वो ट्रेड को अगर देखेगा, ट्रेड पे से देखेगा ट्रेड सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये ट्रेड फ्री है कि नहीं, ये ट्रेड फेयर है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कोई किसी कंट्री के साथ चीटिंग कर रहा है, ये सब देखेंगे ये लोग। अच्छा, और बात करते हैं देन लोकल एरिया में कुछ बैंक्स हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल रीजनल रीजनल इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल न्यू डेवलपमेंट बैंक, फॉर एग्जाम्पल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब हो जाएगा। ठीक है? ये ब्रिक्स का है, इस बाद में बात करेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब है कि ये थोड़ा-सा इंटरनेशनल रिलेशन वाला मतलब बेसिकली क्या है, इट्स नथिंग बट द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। बोलो, इतनी बात क्लियर है? इतना कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, विल स्टार्ट यहाँ तक हमारा पूरा सिलेबस का ओवरव्यू खत्म है। बेसिक मैंने बता दिया आपको क्या चीज़ है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। नाउ यू विल एबल टू फील द इकोनॉमिक्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के पहले छोटे से फिर बड़ा। तो क्या स्टार्ट करेंगे?
विल स्टार्ट फर्स्ट विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से, एंड इन दिस विल टॉक अबाउट कि किस तरीके से कोई फर्म ऑपरेट करता है, किस तरीके से आपकी डिमांड क्रिएट होती है, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल कि डिमांड कैसे क्रिएट होता है, डिमांड क्रिएट कैसे होता है, सप्लाई कैसे क्रिएट होता है, डिमांड का लॉ क्या है, सप्लाई का लॉ क्या है, ये सब बात करेंगे, ठीक है। यूटिलिटी क्या होता है, व्हाट इज यूटिलिटी, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये सब बात करेंगे। अच्छा, और क्या बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट, ये सब बात कर लेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और कुछ और मिसलेनियस चीज़ों के बारे में हम लोग विल टॉक अबाउट हियर, ठीक। एंड देन विल टॉक अबाउट आवर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही वो सारा जितना पढ़ा ना हम लोग, वो सब मैक्रो में कवर करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, आपके बैंकिंग, मनी, बजट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब कहाँ बात करेंगे, पॉवर्टी, ये सब बात करेंगे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो नेक्स्ट लेक्चर में विल कवर द माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीटली, एंड देन विल स्टार्ट विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है? तो विद दिस आई विल टेक यू लीव, एंड यहाँ पे हमारा लेक्चर 1 जो है, लेक्चर 1 हमारा जो है वो ओवर होता है, एंड देन लेक्चर 1 नहीं, लेक्चर 1 और ये 2 जो है ओवर होगा। 2 पार्ट में कर लेंगे, एक पार्ट में ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, तो विल डिवाइड इन 2 पार्ट्स, एंड देन वी विल कवर द माइक्रो वाला इन द थर्ड लेक्चर, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। So I'll take your leave now. Okay. So keep studying, keep hustling. Bye bye guys. Godspeed. And this I मेरे को 100% भरोसा है कि ये चीज़ आपके दिमाग को एकदम खोल के रख दिया होगा इसने। और वो वाला कॉज़ इफेक्ट वाले के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ पहले से ही आपसे, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो। अगर वो समझ गए तो समझना कि आप बहुत ऊपर लेवल के आदमी हो गए हो। अगर ये कांसेप्ट समझ में आ गया आपको तो, ठीक है? अगर नहीं आया तो दोबारा देखना उसको, ठीक है? So with this I'll take your leave. Keep studying, keep hustling. Bye bye. Godspeed. And we will do this. कुछ भी हो जाए, ये एग्ज़ाम हमको निकालना है। Really tell yourself this. ठीक है? I am here doing everything what I can. मैं नहीं कर सका लेकिन आप लोग करो। ठीक है? Let's do this together. Okay? Godspeed.